सो हमारी फीमेल लीड जी यून, जो एक हेड हंटिंग कंपनी पीपल्स की सीईओ है, जिसका काम है जॉब्स के लिए एम्प्लॉय को रिक्रूट करना। हेड हंटर्स अपनी वास्ट नेटवर्क से पोटेंशियल कैंडिडेट ढूंढते हैं। वो अभी अपने एक क्लाइंट का ऑफर लेकर पीटर क्वॉन के पास आई है, जो एक मोटर कार डिजाइनर है। जीयून इस फील्ड में माहिर है और इसका विनिंग परसेंटेज भी हाई है। वो अपने क्लाइंट्स के लिए बढ़िया से बढ़िया एम्प्लॉय ढूंढ लेती है और उनके साथ डील सील करवा लेती है। वो क्वॉन से कहती है कि मेरा क्लाइंट एक नया मॉडल बनाने जा रहा है और उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए होनहार इंचार्ज की जरूरत है, और आपकी 20 साल पहले की डिजाइन्स की कामयाबी को नाफरमोश नहीं किया जा सकता। तो प्लीज इस ऑफर के बारे में जरूर सोचें, क्योंकि क्वॉन ने पहले भी इस ऑफर को मना कर दिया था। इसीलिए वो उसे मनाने के लिए उसके बेहतरीन काम को हाईलाइट करती है और कहती है जिंदगी में बदलाव बहुत जरूरी होता है, पर अगर इस चेंज को एक्सेप्ट करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। उसकी बात से मोटिवेट होकर वो उसके क्लाइंट की कंपनी हांगुक मोटर्स ज्वाइन कर लेता है और उस कार की डिजाइन में प्रोग्रेस भी करवाता है। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा जाता है कि वो लोगों में क्या चीज देखकर उन्हें रिक्रूट करती है, वो कहती है जो अपनी सैलरी डिजर्व करते हैं। वहाँ पे बैठे लोगों को उसका जवाब बहुत ही बेहुदा लगता है। सो बेसिकली वो लोगों को पैसों से तोलती है। फिर वो बाहर आकर अपने कार के बजाय किसी और की कार में बैठ जाती है। अपनी कंपनी पहुँचने के बाद वो अपनी फ्रेंड सीओ, जो कि उसी कंपनी में काम करती है, उसे कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे सेक्रेटरी ला कर दो। वो कहती है तुमको क्या लगता है ये बहुत आसान काम है? वैसे 20 साल कितने लोगों ने जॉब छोड़ा है, वैसे ही लोगों की कमी हो गई है। वो बोलती है बताओ भले ये कोई सेंस बनता है? हम हेड हंटर्स हम दूसरों के लिए लोग ढूंढ कर देते हैं और खुद के लिए ही नहीं ढूंढ पा रहे। ऑफिस में जाते ही वहाँ सारे स्टाफ उसे उसके क्लाइंट से रिलेटेड काम बताते हैं। ऑफिस रूम बहुत बिजी होता है, पर उसका कैबिन तो और भी ज्यादा मेसी होता है। हर जगह फाइल्स बिखरे होते हैं और वो खुद भी अपने आप को डेस्क से चोट लगाती रहती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्लमजी है। वो अपने बाकी के पेंडिंग पड़े क्लाइंट्स की फाइल देख रही होती है। अभी उसे अपने क्लाइंट के लिए यांग हो जिन, जो एक हार्डवेयर इंजीनियर है, उसे जॉब दिलाने के काम में लगी हुई है। यांग हो, जो हांसू इलेक्ट्रॉनिक्स में कई सालों से काम कर रहा है, स्मार्टफोन डेवलपर चीफ है। हांसी इलेक्ट्रॉनिक्स के सीईओ को भी पता है कि उनका एम्प्लॉय उनका कंपनी छोड़ने वाला है और जॉब की तलाश में है। वो अपने असिस्टेंट मिस्टर सॉन्ग को पूछता है क्या कोई नहीं है जो इसे हमारी कंपनी में रोके रखे? वो कहता है शायद मिस्टर यूनो हमारे काम आ सकते हैं। यूनो हमारा मेल लीड है। वो हांसू इलेक्ट्रॉनिक्स का एक काबिल एम्प्लॉय है। वो मिस्टर यांग को मनाने की मिशन के लिए तैयार भी हो जाता है। वो ऑफिस में मिस्टर यांग को ढूंढता है, पर वो कहीं नहीं मिलते, न ही किसी को आइडिया है कि वो कहाँ है। वो उसके डेस्क में देखता है, वहाँ उसका कॉलीग उसे कहता है तुम मत करो ये, वो जरूर कोई हेड हंटिंग कंपनी में गए होंगे। मिस्टर सॉन्ग ने जानबूझकर तुम्हारा नाम लिया इस मिशन के लिए। वो जानता है कि तुम इसमें नाकामयाब हो जाओगे, पर वो उसकी बात नहीं सुनता और यांग से मिलने निकल जाता है। मिस्टर यांग जीयून से मिलने के लिए एक टेम्पल आए हैं। वो कहते हैं मैंने इस कंपनी में 22 साल तक काम किया है और एक एम्प्लॉय के लिए इजी नहीं होता ऐसे दूसरे कंपनी में काम करना। वो बोलती हैं हाँ ये मुश्किल होता है, पर जरूरी नहीं हम किसी एक ही जगह पर पूरी जिंदगी भर काम करें। जैसे कि आपकी कंपनी हार्डवेयर इंडस्ट्री में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रही है। वो कहता है हाँ मोबाइल इंडस्ट्री में लंबा चलने के लिए रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है। वो कहती है हाँ, और मेरी क्लाइंट आपके इस रिसर्च में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है और आपको जो भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए उसके लिए भी। फिर वो अपने क्लाइंट को ऑफर दिखाती है। उतने में वहाँ यूनहो आ जाता है और दोनों से बीच में इंटरप्ट करने की माफी मांगता है और जीयून को अपना बिजनेस कार्ड देता है और मिस्टर यांग से कहता है मुझे पता था आप इसी जगह आएंगे। जब भी आप परेशान होते हैं आप यहीं शांत होने आते हैं। आप इनसे बात कर लीजिए, पर उसके बाद आप मुझे कुछ वक्त दें आपके साथ गुफ्तगू करने की। मिस्टर यांग जीयून को बोलता है हम आगे की बात बाद में करेंगे और यूनो को कहता है कि मैं तुमसे ऑफिस में बात करूंगा और वहाँ से चला जाता है। यूनो जीयून से कहता है मिस्टर यांग हमारी कंपनी के एक अहम एम्प्लॉय है और पैसा और सक्सेस से भी बढ़कर कुछ होता है और वो है कंपनी के तई इज्जत और वफादारी। वो हंसते हुए कहती है बहुत घिसा पीटा डायलॉग है, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। कोई भी कंपनी किसी एक वर्कर पे ध्यान नहीं देती। वहाँ से चली जाती है। वो फिर देखता है शाम होने वाली है। बहुत जल्द अंधेरा हो जाता है। जीयून सीढ़ियों से उतरती है मोबाइल का टॉर्च जलाकर। उसके पीछे यूनहो होता है। जीयून के मोबाइल की बैटरी डेड हो जाती है तो यूनहो उसे अपने मोबाइल की टॉर्च से रास्ता दिखाता है। जीयून उसे कहती है उम्मीद करती हूँ हमारा रास्ता दोबारा न टकराए। फिर यूनहो अपनी बेटी को जो उसने अपने पड़ोसी के घर पे छोड़ा था उसे लेने जाता है। उसकी पड़ोसी का भी एक बेटा है और दोनों बच्चे मिलकर साथ खेला करते हैं। उस लड़की की माँ उसे कहती है तुम दोनों की शादी हो जाती तो कितना अच्छा होता। यूनो फिर मिस्टर यांग को एक रेस्टोरेंट बुलाता है और वहाँ उनके पुराने साथी जो उनके जैसे ही डेवलपर हैं उन्हें भी बुलाता है। वो सबको देखकर बहुत खुश होता है। फिर वो उसे उसकी बनाई पहली मोबाइल दिखाता है और पुरानी यादों को ताज़ा कर देता है और उन्हें कंपनी स्विच करने के बारे में दोबारा सोचने को बोलता है। दूसरे दिन जब मिस्टर यांग की मीटिंग जीयून से होती है
वो जीवन से माफी मांगते हुए कहते हैं कि आज मेरा बहुत जरूरी मीटिंग है, तो आज तो आपसे बात नहीं हो सकती, मुझे अभी कहीं जाना है। वो कहती है कोई नहीं, चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ और रास्ते में हम ऑफर के बारे में भी बात कर लेंगे। कार में मिस्टर यांग को फिर उनके बेटे का वीडियो कॉल आता है जिसका आज सॉकर का मैच है और इसके साथ यूनो भी होता है। वहाँ वो उन्हें राइड देने के बाद वहाँ से यूनो को घुराते हुए देखती है और वापस चली जाती है क्योंकि मिस्टर यांग ने अपनी जॉब के लिए मना कर दिया है। यहाँ यूनो के सारे कोवर्कर्स उसके साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और उसकी तारीफ करते हैं उसके मिशन कंप्लीट करने पे। वहाँ मिस्टर सॉन्ग आते हैं कोल्ड वाइब के साथ और सबको कहते हैं इसमें सिर्फ मिस्टर यॉन का ही हाथ नहीं है, हमारी कंपनी ने भी उन्हें तगड़ी ऑफर दी है। फिर वो सारे कोवर्कर की ग्लास में सोजू भरता है सिवाय यूनो के। जब वो उन्हें उनकी ग्लास भर के देता है तो वो दूसरे वर्कर से दोबारा भरवाता है। दरअसल मिस्टर सॉन्ग की यूनो की तरफ ऐसी बिहेवियर की वजह ये है कि 1 साल पहले जब उनकी टीम को एक प्रोजेक्ट मिला था, वो दोनों इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और एन वक्त पे यूनो पेरेंटल लीव ले लेता है क्योंकि उसकी बेटी बीमार थी। मिस्टर सॉन्ग उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है प्रोजेक्ट कंटिन्यू करने की, पर वो कहता है कि अभी मेरे लिए मेरी बच्ची ज्यादा जरूरी है और ये प्रोजेक्ट किसी और को मिल जाती है और मिस्टर सॉन्ग का प्रमोशन भी रुक जाता है और इन सब का जिम्मेदार वो यूनो को ठहराता है। अगली सुबह यूनो अपनी बेटी के लिए नाश्ता बनाता है, उसका टिफिन तैयार करता है, उसकी चोटी बनाता है और उसे स्कूल के लिए ले जाता है और साथ में वो पड़ोस के बेटे को भी ले जाता है। ये अपने मोहल्ले की औरतों का भी फेवरेट है। पीपल्स में जियोंगुन आता है और कहता है यार मुझे काम करने का जरा भी मन नहीं है, पर फिर भी वो बहुत जोश से सबको गुड मॉर्निंग बोलता है। पर वहाँ ऑफिस में सब खामोश हैं क्योंकि एक एम्प्लॉय को डांट पड़ रही है कि उसने अपने कैंडिडेट के सीवी में झूठ लिखा था। जियून कहती है तुम्हें नहीं पता है हमारा काम काबिल से काबिल एम्प्लॉय को अपने क्लाइंट के लिए रिक्रूट करना है, तुम्हारी इस झूठ से हमारे क्लाइंट हम पे ट्रस्ट करना छोड़ देंगे। वो बोलता है छोटी सी झूठ तो थी, वैसे भी क्लाइंट को पता भी नहीं चलता अगर आप नहीं बताती तो। ये झूठ लिखने के लिए आपने ही मजबूर किया, आपको ही हर काम जल्दी से जल्दी चाहिए, वो भी एकदम परफेक्ट। अब अगर वैसे कैंडिडेट नहीं मिल रहा था तो मैंने उसके सीवी में थोड़ा झूठ लिख दिया, तो क्या हर्ज हो गया इसमें। वो उसे डांटते हुए उसका नाम बार बार गलत लेती है। फिर वो सीईओ को बोलती है इसका रेजिग्नेशन लेटर तैयार करो। फिर वो जियोंगुन को कैबिन में बुलाकर बोलती है क्या वो तुमने हांगू ग्रुप के लिए कैंडिडेट ढूंढा या नहीं। वो बोलता है यार मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, अब उनकी मर्जी है। फिर वो उसे लाइटली बात करने पे डांटती है। वो कहता है यार मेरे साथ प्यार से पेश आओ, बड़ा नाजुक हूँ मैं। वो बोलती है मुझे तुम्हें हायर ही नहीं करनी चाहिए थी। वो बोलता है देखो तुम्हें उस वक्त फंड चाहिए था और मुझे मेरी आज़ादी। फिर वो अपने कैबिन में बैठकर सोच रही होती है कि जब से ये यूनहो से मिली है तब से उसके साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, तो वो उसका बिजनेस कार्ड डस्टबिन में फेंक देती है। यहाँ ऑफिस में मिस्टर सॉन्ग यूनो के साथ बहुत बुरा सुलूक करते हैं। पहले तो सारी मीटिंग्स की तैयारी उसे करवाते हैं और फिर उसे ही मीटिंग रूम से निकलवा देते हैं। यूनो भी बहुत परेशान हो गया है इन सब से और उसे गुस्सा भी आता है, पर क्या कर सकता है। तो वो गुस्से को शांत करने के लिए कैंटीन में आइसक्रीम खाता है। वहाँ उसका कॉलीग भी होता है। यूनो कहता है यार मैं आज ही रिजाइन कर दूं, पर क्या करूं, मेरी बच्ची की ट्यूशन के खर्च, उसकी बेबी सिटिंग, मेरा लोन, मेरी रिटायरमेंट की सेविंग, ये सब भी करना है, मैं ऐसे जॉब नहीं छोड़ सकता। फिर वहाँ वो मिस्टर योंग को कॉल पे बात करते वहाँ से जाते हुए देखता है। उनके पास आता है और सुनता है कि वो जियून से बात कर रहे हैं। वो यूनो को बोलता है मैं अभी जरा बिजी हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। फिर मिस्टर यांग किसी से मीटिंग करने जाते हैं जिसने वैसे ही सैंडल पहना होता है जो जियून पहन कर है। रात हो चुकी है, जियून अभी भी ऑफिस में काम कर रही है और सीईओ उसे जबरदस्ती खाने के लिए ले जाती है और बोलती है अगर सीईओ ही नहीं रही तो मेरा काम का क्या होगा, मेरा कर्ज कैसे चुकेगा। और फिर कहती है कि थोड़े अपने एम्प्लॉय के साथ नरमी से पेश आया करो, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम बिल्कुल अकेली हो जाओगी और तुम्हारे साथ कोई भी नहीं रहना चाहेगा। जियून फिर अपने घर आती है, उसका घर भी बहुत मेसी होता है। वो फिर स्लीपिंग पिल्स खाकर सो जाती। अगले दिन यूनो की कंपनी में मिस्टर सॉन्ग उसके पास आकर कहते हैं तुमने मिस्टर यांग के साथ क्या प्लान बनाया है। हाँ, उन्होंने रिजाइन कर दिया और चाइनीज कंपनी ज्वाइन कर ली है। कहीं उन्होंने हमारी कंपनी का नया प्रोजेक्ट का सारा इन्फॉर्मेशन बेच दिया तो कौन जिम्मेदार होगा। यूनो जिसे कोई आइडिया नहीं है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, तो वो उनके नंबर पे कॉल लगाता है, पर वो अनअवेलेबल आ रहा होता है। तो वो वॉइस मेल भेजता है उन्हें कॉल बैक करने के लिए और फिर उसे याद आता है कि वो कॉल पे जियून से बात कर रहा था। तो वो उसकी कंपनी जाता है, बाहर कार में बैठा होता है। वहाँ फिर जियून उसकी कार को अपनी कार समझकर उसमें बैठ जाती है। फिर उसे देखती है, वो भी उसे देखता है, तो वो बाहर निकल आती है। वो उसे कहता है अगर मिस्टर यांग चाइना चले गए तो उनका दोबारा यहाँ आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या आप लोग इस तरह से काम करते हैं लोगों के साथ फ्रॉड करके। वो बोलती है मिस्टर यून जबान संभाल कर बोलिए। उतने में यून को मिस्टर यांग का मैसेज आता है जो उसे एयरपोर्ट में बुलाते हैं। वो वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है जब मिस्टर यांग ने उसे कॉल पे बात की थी तब जियून ने उन्हें चाइना जाने से मना किया था। कहा था अगर वो गए तो उनकी कंपनी को उन पे शक होगा। वो अभी सोच रही है कि मना करने के बावजूद भी वो चाइना जा रहा है। पता नहीं कितना जलाया होगा इसकी कंपनी वालों ने। मिस्टर यांग ने जिस हेड हंटर से मीटिंग की थी वो किम हेजिन थी और उसने सेम टू सेम जियून की तरह सैंडल पहना था।
यूनो जब एयरपोर्ट पहुंचता है तो मिस्टर यांग उसे कहते हैं कि वो लोग बस मुझे इस कंपनी में रखना चाहते थे, इसलिए कि कहीं मैं कंपनी के सीक्रेट्स लीक ना कर दूं। चाहे वो मुझे रखकर बस मेरा टाइम पास करवाते, मुझे रिसर्च भी नहीं करने देते। वो मुझे गद्दार समझते थे। मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मैं टाइम पास नहीं करना चाहता, काम करना चाहता हूँ और मेरा दोबारा कोरिया में काम करने का कोई इरादा नहीं है। वहाँ उसे फिर उसके कॉलीग का कॉल आता है और कहता है तुम्हारे डेस्क पे 2 इन्वेस्टिगेटर आए थे, सारे फाइल्स कंप्यूटर वगैरह देख रहे थे और सारे पेपर्स को बॉक्स में भर रहे थे। और मिस्टर सॉन्ग हंस रहे थे। मैंने कहा था ना ये उनकी चाल है। वो जानता था मिस्टर यांग यहाँ काम नहीं करने वाले और इसी का फायदा उठाकर उसने तुम्हें इस कंपनी से निकालने की सारी प्लानिंग बनाई। यहाँ सीओ जियून से परेशान है। वो हर काम में उसे परेशान किया करती है कि सियून ये कहाँ है, वो कहाँ है। उसे ना ठीक से अपना काम करने देती है, यहाँ तक कि उसे ठीक से टॉयलेट भी नहीं करने देती है। अगली सुबह जियून गिरते पड़ते मीटिंग को जाती है। जाते वक्त फाइल से टकराकर फाइलें गिरा देती है और इसे भी सीईओ को ही समेटना पड़ता है। रात को वो देखती है कि जियून घर जाने के बजाय फिर से ऑफिस आ गई है। वो उसे कहते हैं यार अब तो आराम करो, यहाँ क्या कर रही हो। वो बोलती है नहीं मुझे ज़रूरी काम है, मुझे कुछ फाइल चेक करनी है और अपने कैबिन में जाती है। जाते जाते गिर जाती है तो सीईओ उसे हॉस्पिटल ले जाती है। ये खबर सुनकर जियोंग हू हॉस्पिटल पहुंचता है। देखता है हॉस्पिटल बेड में जियून के बजाय सीईओ आराम कर रही है और जियून ग्लूकोज चढ़ाकर टहल रही है। डॉक्टर कहती है इन्होंने अपने दिमाग का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है और इसे आराम करने नहीं दे रही है, इसीलिए वो ओवरलोड हो गया है। सो वो खुद आराम करना चाहता है। अगर ऐसा ही रहा तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ज़्यादा स्ट्रेस लेने से आपके जहन पे असर पड़ता है, जैसे कि आप लोगों के नाम में कंफ्यूज होने लगती हो, चीज़ें रखकर भूलने लगती हो। ये सारे सिम्टम्स हैं। दूसरे दिन ऑफिस में वो एलिवेटर में यूनो को देखती है और सोचती है ये यहाँ क्या कर रहा है। फिर वो अपने फ्लोर में उतरती है और उसके पीछे वो भी आता है। सीईओ उसे देखकर बुलाती है और जियून को कहती है इनसे मिलिए, ये यूनहो है, आज से ये आपका सेक्रेटरी है। अब दिखाया जाता है पास्ट में यूनहो अपनी बेटी को थेरेपी के लिए ले जाया करता था क्योंकि वो दूसरों की माँ को देखकर सैड सी ड्राइंग बनाया करती थी। पूरे 1 साल उसका थेरेपी चला। उसकी डॉक्टर बोलती है अब वो हील हो रही है और उसकी ड्राइंग में भी बदलाव आ गया है। वो अपनी बेटी बियोल को लेकर एक बुक स्टोर भी जाया करता था जिसका ओनर सीईओ का हस्बैंड है और उसके हस्बैंड को सब पता है यूनो के बारे में कि उसकी कम एज में शादी हुई, बच्ची हुई और उसके 1 साल मुकम्मल होने से पहले उसका डिवोर्स हो गया। तो वो अपनी वाइफ को रिक्वेस्ट करता है कि उसके कंपनी में अगर कोई पोजीशन खाली है तो यूनो को कंसिडर करे। इसीलिए वो उससे मिलाने उसे यूनो के घर भी ले जाता है, जहाँ वो उसके घर के बाहर डिलीवरी पर्सन के लिए वो सामान रखा हुआ देखती है जैसे पानी एटसेट्रा। अंदर जाती है, देखती है सारा खाना उसने खुद बनाया है और उसका घर भी एकदम ऑर्गेनाइज्ड और नीट और क्लीन है। सारे टाइम टेबल के नोट्स देखती है और सोचती है कि इसे ह्यूमन रिसोर्स में भी एक्सपीरियंस है, ये तो सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए परफेक्ट है। अभी वो जियून के सामने खड़ा है। जियून सीईओ को साइड में ले जाकर पूछती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, तुम जानती भी है ये कौन है। वो कहती है अरे ये सारे क्राइटेरिया मैच करता है, ये तो ओवर क्वालिफाइड है, मेरे हस्बैंड ने भी भरोसे दिलाया, ये तुम्हारे सेक्रेटरी के लिए एकदम परफेक्ट है। वो बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, ये वही है जिसने मेरे मिस्टर यांग वाले केस में मुझे परेशान किया है। वो बोलती है अरे ये तो और भी बढ़िया है, ये तो कॉम्पिटिटिव भी है। वहाँ यूनहो जियून के कैबिन में बैठा होता है। दरअसल सीईओ ने जब जियून के बारे में यूनो को बताया था तो उसने भी उसके साथ काम करने से मना कर दिया था, पर उसने कहा अरे ऐसे किसी को भी जज मत करो, वो भले ही ऊपर से सख्त दिखती हो पर करीब से जानोगे तो वो बहुत अच्छी है। पर वो नहीं मानता तो वो उसको बोलती है ठीक है सिर्फ 6 महीने तक काम कर लो वहाँ, उसके बाद मैं तुम्हें दूसरी जगह ट्रांसफर करवा दूंगी, मैं तुम्हारी सैलरी भी 50% बढ़ा दूंगी, अब तो मान जाओ। उसकी बेटी बोलती है वाह डैड, मैं तो इसकी हिमायत में हूँ। अभी वो उसके कैबिन में बैठा है और वो अंदर आकर कहती है कि जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम तुम्हें हायर नहीं कर सकते। वो बोलता है मैं पिछली मुलाकात के लिए माफी मांगता हूँ, मिस्टर यांग ने मुझे सब बताया, बस आप मुझे एक मौका देकर देखिए। वो बोलती है तुम्हें पता है ना हम क्या काम करते हैं और क्या कहा था तुमने उस दिन, फ्रॉड। और फिर वहाँ से चली जाती है। चलते चलते देखती अरे मेरे पैर में ये स्लीपर्स क्या कर रहे हैं। तो फिर सैंडल ढूंढने वो कैबिन में आती है। उसकी स्लीपर्स को देखकर वो समझ जाता है कि वो क्या ढूंढ रही है। फिर उसे वो सैंडल देता है। वहाँ से वो चली जाती है। सीईओ अंदर आती है। वो उससे कहता है क्या मैं काम से निकाला जा चुका हूँ। वो कहती है अरे नहीं, तुम बस अपनी काबिलियत दिखाओ, तुम्हें कोई यहाँ से नहीं निकाल सकता। वो फिर सबको यूनहो से इंट्रोड्यूस कराती है। सब खुश होते हैं कि चलो हमारा काम थोड़ा हल्का हो गया और इसके लिए परेशान भी होते हैं कि अब तो इसके लगने वाले हैं। वहाँ पे जियोंगवुन भी आता है जो ऐसे लड़खड़ा के चलता है जैसे उसने पी रखी हो। वो गिरने वाला होता है, उसे यूनहो पकड़ लेता है। वो उसे देखकर कहता है कौन है ये नया चेहरा। सीईओ कहती है ये जियून का सेक्रेटरी है। वो बोलता है काफी मजबूत है तो मेरी तरफ से मंजूरी मिल गई। जियून अभी एक लड़की के साथ मीटिंग करती है जिसे उसने एक कंपनी में जॉब दिलवाया था। वो कहती है हमारी कंपनी एक बड़ी बिल्डिंग बनाने जा रही है और हमें अपने प्रोजेक्ट का एक इंचार्ज चाहिए जो काबिल हो
वो उसके जाने के बाद उसकी कंपनी के लिए बेस्ट से बेस्ट आर्किटेक्ट को तलाश करना शुरू कर देती है। वहाँ किम हेजिन आती है। देखने से लगता है कि वो उसे जानती है और उसे जरा भी पसंद नहीं करती। उसके सैंडल को देखकर कहती है, लगता है मुझे नया सैंडल लेना होगा। वो कहती है, अरे पैसे बचा कर रखो, सुना है तुम्हारा काम अच्छा नहीं चल रहा है। वो कहती है, अच्छा अब समझी, तुम अपने कैंडिडेट्स को क्यों निकाल देती थी? क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे उन्हें सैलरी देने की। ज्यादा से ज्यादा कमीशन लेकर भी तुम उन्हें सैलरी नहीं दे पाती थी। तुम्हारी जैसी की वजह से बाकी भी हम लोग को फ्रॉड समझते हैं। वो बोलती है, ऐसे कैसे बोल रही हो तुम? मैंने ये सिखाया तुम्हें? ऐसे तो नहीं पाला मैंने तुम्हें। वो बोलती है, पाला? मैं सेल्फ मेड हूँ, जो भी हूँ खुद के दम पे हूँ। हेजिन फिर उससे पूछती है, नींद कैसी है तुम्हारी? सो पाती हो? मैं रोज तुम्हारी तबाही की दुआएं मांगती हूँ। वो बोलती है, अफसोस पर ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। किम हेजिन वहाँ से चली जाती है। चप्पल की दुकान जाकर नया सैंडल खरीदती है और उस पुराने वाले को स्टाफ को फेंक देने को बोलती है। ऑफिस में यूनो उसके कैबिन को देखता है और फिर घड़ी को। इतने में जीयून आती है और वो उसे ग्रेट करता है, पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती है। सीईओ अंदर आकर कहती है, तुम्हें मिस्टर यून दिखा नहीं क्या? तुम क्या उसे ऐसे ही इग्नोर करने वाली हो? वो कहती है, हाँ। फिर वो बाहर आकर यूनो को अपने कैबिन में बुलाती है और उसे जीयून के इम्पोर्टेंट और मेन क्लाइंट्स के बारे में स्टडी करने को बोलती है ताकि वो जीयून की अच्छे से मदद कर सके। वो बता देती है कि उसे स्लो लोग पसंद नहीं है, उसे भूलने की बीमारी भी है और बहुत क्लमजी भी है। वो सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट और फाइल्स उसके डेस्क पे ऑर्गेनाइज करता है, उसका सारा शेड्यूल तैयार करता है और उसके कैबिन का सारा हुलिया चेंज कर देता है। अगले दिन वो अपने कैबिन में आती है और फाइल्स देखकर चली जाती है। सीईओ आकर देखती है कि क्या हुआ जो ये यहाँ से बिना कुछ बोले चली गई। फिर देखती है फाइल्स को और यूनो को कहती है, अरे नहीं ऐसा नहीं, तुम थोड़ा टेढ़ा कर इसको स्टेपल करना 45 डिग्री पे। फिर उसे बोलती है उसे कॉफी ऑफिस के तीसरी गली के चौथे कैफे की ही पसंद है। कॉफी ना ज्यादा गर्म ना ठंडा होना चाहिए। वहाँ देखता है तो इतनी लंबी लाइन लगी होती है, वो भी लाइन में लग जाता है। फिर वो किसी तरह से वहाँ से कॉफी लेकर आता है। सीईओ यूनो को ये भी बोलती है कि उस पे नजर रखते रहना, तो वो उस पे नजर रखे हुए भी रहता है। देखता है कि वो कभी इससे टकराती है तो कभी उससे, कभी बैग भूल जाती है तो कभी मोबाइल फोन। वहाँ वो भी उसे रोज ऑफिस में सबकी मदद करते हुए नोटिस करती है और गुर्राती है कि ये इतनी जल्दी सबका फेवरेट भी हो गया। सीईओ ये भी बताती है कि उसके सामने कभी स्माइल मत करना, उसे नफरत है इससे। दूसरे दिन उसके पड़ोस की लड़की जो एक बच्चे की किताब लिखती है अपनी बुक्स बाकी बुक के ऊपर रख रही होती है और वहाँ यूनो आ जाता और उसे कहता है, ऐसे ऑथर होकर कौन करता है? वो उसको बोलती है, यार क्या करूँ, बेनाम राइटर हूँ, मेरी बुक कौन सा डिस्प्ले में लगी होती है। वो बोलता है, तुम अच्छी राइटर हो, बियॉल ज्यादातर तुम्हारी ही पिक्चर बुक पढ़ती है। वो बोलती है, तुम आजकल बहुत जल्दी काम से आ जाया करते हो। वो बोलता है, हाँ सब बहुत अच्छे हैं, सिर्फ मेरी बॉस को छोड़कर। इसलिए वो बुक स्टोर गया था, बॉस को कैसे इम्प्रेस करना है उस टॉपिक पे बुक्स लेने। अगले दिन ऑफिस में जीयून सीईओ को बुला रही होती है। यूनो उसके कैबिन के बाहर खड़ा होता है, बोलता है, आपको कुछ भी जरूरत है तो मुझसे कहो। वो सीईओ से कहती है, सेलिम ग्रुप और फोकस बिल्डिंग का मीटिंग फाइनल हो गया है, तो फाइनल मीटिंग का डेट कंफर्म कर लो और मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। वो गुस्से में उसके कैबिन में जाती है और कहती है, इतनी भी क्या नफरत है तुम्हें यूनो से? मैंने उसे तुम्हारे लिए ही हायर किया है, सारे लोग उसे पसंद भी करते हैं। वो बोलती है, पर मैं उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करती, मुझे वो पसंद नहीं है। वो कहती है, सारे लोग को पसंद है सिवाय तुम्हारे, तुम में प्रॉब्लम है, यूनो में नहीं। अब से मैं तुम्हारा काम नहीं करने वाली, तुम्हारा सेक्रेटरी है उससे कहो, वरना भाड़ में जाओ, और चली जाती है। वो देर रात एक फाइल सप्लाई रूम में ढूंढती है और अपने सर को फिर से टकराने वाली होती है तो वहाँ यूनो आता है और उससे वो फाइल देता है जो वो ढूंढ रही होती है। वो उसे बोलती है, हमें एक दूसरे का टाइम वेस्ट नहीं करनी चाहिए। वो बोलता है, आपको मुझ में एज अ सेक्रेटरी क्या अच्छा नहीं लग रहा है, आप बताओ मुझे। वो बोलती है, मैं किसी ऐसे के साथ काम नहीं कर सकती जो मेरे काम को रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। वो उसे माफी मांगते हुए उन बातों को भूल जाने को कहता है और सिर्फ उसके काम पे जज करने को बोलता है। वो रात में हेड हंटर्स के बारे में स्टडी करता है कि वो कैसे काम करते हैं। अगले दिन वो फिर से ऑफिस आता है और उसके डेस्क पे सारे कैंडिडेट्स की फाइल रखता है। उसके लिए परफेक्ट टेम्परेचर की कॉफी लाता है और वो जो गिरते पड़ते रहती है तो उसे चोट ना लगे तो हर जगह जगह बम्पर लगा देता है। वो भी आहिस्ता आहिस्ता उसे अब सेक्रेटरी मानने लगती है। एक रोज वो पड़ोस वाली लड़की सुयून अपने बेटे को पार्क लेने आती है। यूनो को बच्चों के साथ खेलते हुए अडोरेबल वे में दिखती है। यहाँ जीयून जब देर रात घर आती है तो याद करती है जब बचपन में उसके डैड आग लगे हुए बिल्डिंग में चले जाते हैं। उसकी फैमिली में सिर्फ उसके डैड ही थे, उसकी माँ नहीं थी और उसके डैड उस हादसे में मारे गए थे। अगले दिन रास्ते में यूनो उसे चेरी ब्लॉसम के नीचे उदास खड़ा देखता है। ऑफिस में भी अपसेट दिखता है। वो उदास इसलिए है क्योंकि आज उसके डैड की डेथ एनिवर्सरी है। यूनो सीईओ के कहने पे
उसे रेस्टोरेंट ले जाता है खाना खिलाने। वो उससे पूछती है तुमने पेरेंटल लीव क्यों ली थी। वो बोलता है मेरी बेटी चाहती थी मैं उसके पास रहूं। तो उसे उसके डैड की प्रॉमिस याद आ जाती है जिन्होंने उसे कहा था कि वो हमेशा उसके साथ रहेंगे, उसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो उसके सर में दर्द होता है तो यूनो उसे पेन किलर और पानी लाकर देता है। वो बोलती है ये सब हटाओ यहाँ से, मुझे ये सब नहीं चाहिए। और जब फाइल हटा रही होती है तब उसके हाथ से पानी गिर जाता है जो यूनो लाया था। वो उस पर गुस्सा करती है और बोलती है तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो, उतना क्यों नहीं करते जितना मैं बोलती हूँ। वो वहाँ से उसे सॉरी बोलकर चला जाता है। जीउन को फिर कॉल आता है उस सेलिम ग्रुप के क्लाइंट का। वो बोलती है ये तीसरी बार है जब आपका कैंडिडेट नहीं आया है और हम ये प्रोजेक्ट यहीं पे एंड कर रहे हैं। उसे हेजिन पे शक होने लगता है। वो हेजिन की कंपनी जाती है और उसे वार्न करती है। वो बोलती है मैंने क्या किया है, मैं तो बस कैंडिडेट को अच्छा ऑफर देती हूँ। अब तुम अपने कैंडिडेट को संभाल नहीं पा रही हो तो इसमें मेरी क्या गलती। वो बोलती है तुम्हें मुझसे डर लग रहा है ना, इसीलिए तुम मुझे आगे बढ़ने से रोकना चाहती हो। वो कहती है डर, हाँ डर तो लगता है, तुम्हारी वजह से कोई मरा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की फिर से, मैंने उसकी कोई चीज नहीं फेंकी है, लगता है तुम उसे भूल चुकी हो। फिर जीउन उसे लास्ट वार्निंग देकर वहाँ से निकल जाती है। वहाँ सब बात कर रहे होते उसे देखकर कि ये यहाँ क्या कर रही है 5 सालों के बाद, हिम्मत तो देखो इसकी, बेशर्म कहीं की, ये यहाँ से चली गई और खुद का कंपनी खोल लिया। अब ये किसे मारने का प्लान बना रही है। उसे पुरानी बात याद आते ही चक्कर आने लगता है। वहाँ वो अपने सामने यूनो को देखती है जो उससे पूछता है कि वो ठीक तो है। फिर वो बेहोश हो जाती है। दरअसल 5 साल पहले जीउन उसी कंपनी करियर वे में काम करती थी और वहाँ एक रोज जीउन आती है और सीईओ को नहीं देखती है तो अपनी सीनियर हेजिन से पूछती है सीईओ कहाँ है, क्या सच में उन्हें निकाल दिया गया है। वो बोलती है इसीलिए तुम्हें कहा था अपना मुंह बंद रखने। वो बोलती है मैं ऐसा कैसे कर सकती थी, किसी की जान चाहते जाते गई है, लोगों के जॉब्स जा रहे हैं हाथ से, उनकी रोजी रोटी खत्म हो रही है, हम ऐसे कैसे सब पे चुप रहकर पर्दा डाल सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। वो कहती है हमारी जिम्मेदारी, ये इन्वेस्टर कंपनी की गलती है। जिस पे वो कहती है पर इसमें कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है और ये हमारी कंपनी का ही है। वहाँ उतने में पुलिस आती है और बोलती है कि सीईओ ने अपने अपार्टमेंट की छत से कूदकर जान दे दी। फिर वो उसकी सारी फैमिली को लाचार देखती है और हेजिन उसे जाकर कहती है कि ये तुम्हारी वजह से मरे हैं, तुमने उसे मारा है। अभी यून उसे कार में ले जा रहा होता है तो वो पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो बोलता है हॉस्पिटल। तो वो कहती है कि कार घुमाओ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को चलते हैं। रास्ते में जब वो उससे उस सिचुएशन के बारे में पूछता है तो वह कहती है आज नहीं, मैं फिर कभी तुम्हें बताऊंगी, और उसे लेने आने के लिए थैंक्स बोलती है। वो फिर एक फूड स्टॉल से मसालेदार तेकबोकी ऑर्डर करती है और खाती है और उसे भी खाने को बोलती है, पर वो नहीं खाता क्योंकि उसने इतना ज्यादा स्पाइसी आज तक ट्राई नहीं किया। वो बोलती है तो पहले बता देते। फिर उसे याद आता है कि उसी ने उसे कहा था वो वही करे और वही बोले जो वो कहे। फिर उसे ऐसे मिर्ची लगते देख वो उसे देने के लिए पानी ग्लास में भरता है, फिर वापस रख देता है, फिर नैपकिन देने वाला होता है, फिर वापस रख देता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है वो उसके लिए कुछ करे या नहीं करे, क्या पता वो फिर से उससे गुस्सा हो जाए। वो उसे ऐसे हेजिटेट करता देख हंसने लगती है। फिर उससे नैपकिन मांगती है और अपना मुंह पोंछती है और कहती है हाँ ठीक है मानती हूँ पिछली बार ज्यादा हो गया था, बस तुम अपना काम अच्छे से करो और ज्यादा परेशान मत करना, उम्मीद करती हूँ हम साथ मिलकर अच्छे से काम करेंगे। फिर वो उसे कहती है तेकबोकी थोड़ा सा तो ट्राई करो। वो खाता है तो उसे बहुत टेस्टी लगता है पर बहुत ज्यादा स्पाइसी लगने लगती है और उसका पूरा मुंह लाल हो जाता है। वो पानी पे पानी पीने लगता है, स्पाइसी हैंडल नहीं कर पाता है। ये नज़ारा देखकर जीउन को बहुत मजा आता है। वहाँ जियांगहुन एक ब्रिज के पास खड़ा होता है। उतने में उसे सीओ का कॉल आता है जो कहती है अब मामला सही है, तुम्हें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो प्रिटेंड करता है ये बोल के हाँ चलो अच्छा है, वैसे भी आज बहुत रश है। पर वो गया था करियर वे में और वहाँ उसने जीउन को यून के साथ देखा था। रात के वक्त वो अपने ऑफिस में काम कर रही होती है और तेकबोकी की वजह से उसकी जबान अभी भी स्पाइसी लग रही थी, तो वो अपने बैग से कैंडीज निकाल कर खाती है जो उसे यून ने दी थी उस फूड स्टॉल से लेकर। अगले दिन मीटिंग रूम में वो कहती है पिछला प्रोजेक्ट तो हमारा कैंसिल हो गया, अब हमारे सामने जो आगे की प्रोजेक्ट है अब से उस पे हम ध्यान देंगे और वो गलती नहीं करेंगे जो हमने पहले की। और फिर सबको सबका काम सौंप कर डेडलाइन देकर चली जाती है, किसी को कुछ कहने या पूछने का मौका तक नहीं देती। वहाँ दूसरी तरफ जियोनहुन हानियल किंडरगार्टन जाता है। वहाँ उसे सीयून क्लास के अंदर झांकता हुआ देखकर उसे कहती है कि अभी छुट्टी होने में देर है, आप अपने बच्चे का बाहर बैठकर इंतजार कर सकते हैं। वो कहता है यार तुम्हें मैं बच्चे का बाप दिख रहा हूँ, मैं तो खुद अभी बच्चा हूँ। फिर वहाँ की प्रिंसिपल को देखकर वो बहन कहता है। फिर वो अंदर जाकर उनसे कहता है आपको क्या जरूरत है किंडरगार्टन चलाने की। वो कहती है किसी ने तुम्हें नहीं कहा यहाँ आने, और वैसे भी मुझे बहना मत बुलाया करो, कितनी बार मना किया। वो बोलता है भाई के गए काफी वक्त हो गए तो मैं आपको भाभी तो नहीं बुला सकता ना, और आपका कोई इरादा नहीं दिख रहा है दोबारा शादी करने का, और वैसे भी मैं आज कैसे नहीं आता, आपका बर्थडे जो है। वो उसे कहती है ठीक है पर ज्यादा मत आया करो, मैं सच में अब ठीक हूँ।
वो कहता है यहाँ आना मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप कोई हमसफर नहीं ढूंढ लेती। सो यून दोनों बच्चों से पूछती है क्या वो लोग जानते हैं ये प्रिंसिपल का भाई है। वो बोलते हैं हाँ जानते हैं, ये तो हमारे साथ दोपहर के वक्त खेलते भी है जब भी यहाँ आते हैं। वो सोचती है ये क्या सच में खुद को छोटा बच्चा समझता है। ऑफिस में सारे स्टाफ्स परेशान हैं, एक दिन में हमसे सब कैसे हो पाएगा। मैनेजर उन्हें चीयर अप करते हैं पर उन्हें एनर्जी ही नहीं मिल रही होती है। वहाँ फिर यून सबके लिए पिज्जा लेकर आता है और सब खाते हैं। फिर एक वर्कर जीवन की मिमिक्री करता है, ये जाने बिना कि उसके पीछे उसकी बॉस खड़ी है। हालांकि उसे सब मुंह बंद करने का इशारा करते हैं पर वो कुछ ज्यादा एक्साइटेड है, तो यून को उसके मुंह में पिज्जा का स्लाइस ठूसना पड़ता है। जब वो मुड़ता है और अपने बॉस को देखता है तो वो उसे ऐसे देख रही होती है कि वो बस अभी उसे कच्चा चबा जाएगी। वहाँ फिर सीओ आती है, यून उसे भी पिज्जा देता है। फिर वो जीयून के साथ उसके कैबिन जाती है और उसे कहती है यार देखो मैंने इसे तुम्हारे लिए हायर किया था पर ये तो सबकी मदद किया करता है। उसे ऐसे देखकर तुम्हारे दिल में कुछ होता नहीं है क्या। वो बोलती है यही कि ये लोग काम करने के बाद नहीं खा सकते थे। सीओ उसके जवाब पे ऐसे एक्सप्रेशन देती है कि लाइक इस बंदी का तो कुछ नहीं होने वाला है। अगले दिन यून और जीयून अपने नेक्स्ट एम्प्लॉय के बारे में डिस्कस करते हैं जो उनके क्लाइंट होटल गैनियल को चाहिए। ये एक फेमस शेफ है। वो उनसे मिलने जा रही होती है। वो शेफ कहता है मुझे ऑफर तो अच्छा लगा पर मेरी एक शर्त है, मेरे साथ मेरी असिस्टेंट शेफ भी आएगी क्योंकि उसे मेरे स्टाइल के बारे में ज्यादा पता है और उसकी मदद से ही मेरा फूड कॉम्प्लीमेंट कर पाता है। वो कहती है इस बारे में वो अपने क्लाइंट से बात करके देखेगी। उम्मीद है वो मना नहीं करेंगे। बाहर वो उसके असिस्टेंट शेफ की सामान रखने में यून को उसकी मदद करते देखती है। यून जब उसके असिस्टेंट शेफ से उन प्लांट्स के बारे में बात करता है जो वो लोग ग्रो कर रहे हैं तो जानने को मिलता है कि वो लोग फूड को लेकर बहुत सीरियस है और अपने ग्रो किए हर्ब्स और वेजीज को अपने फूड में ऐड करते हैं। और उसके असिस्टेंट को भी बहुत कुछ पता है। मीटिंग खत्म होने के बाद वो फिर से दूसरी की कार में बैठने जा रही होती है तो यून उसे रिमाइंड कराता है कि ये उनका कार नहीं है। काम खत्म होने के बाद वो सीईओ के हस्बैंड की बुक स्टोर आती है जहाँ यून की बेटी पहले से वहाँ मौजूद होती है और जब वो एक बुक लेने के लिए हाथ बढ़ा रही होती है उतने में वो बुक जीयून ले लेती है। बियोल उसे थैंक्स कहती है तो वो बोलती है पर क्यों, मैंने तो अपने पढ़ने के लिए ये बुक निकाली है। बियोल उसे कहती है पर मैं ये बुक पढ़ना चाहती हूँ। जीयून बोलती है कि ये बड़े लोगों की बुक है, इसे तभी पढ़ा जा सकता है जब अच्छे से कोरियन आ जाए। वो उसे कहती है आंटी पर ये तो पिक्चर बुक है ना, बड़े लोग पिक्चर बुक नहीं पढ़ते हैं। वो बोलती है पढ़ते हैं और मुझे बड़ी बहन कहो आंटी नहीं। पर वो बोलती है नहीं आप बड़ी बहन नहीं लगती हो, आप तो मेरे डैड से भी बड़ी लगती हो। तो वो कहती है तुम्हारे डैड ने जरूर कम उम्र में शादी की होगी। बियोल कहती है हाँ क्योंकि मेरे डैड मेरी तरह पॉपुलर थे। जीयून कहती है तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। वहाँ फिर सीयोन आती है बियोल को लेने। जीयून को फिर काम से मुतालिक कॉल आता है और वो वहाँ से जाते वक्त उस बुक को बियोल को देते हुए कहती है ये लो पढ़ पाओगी तो पढ़ लेना। फिर वो सुयून से पूछती है इसमें क्या लिखा है। वो कहती है तुम ये नहीं पढ़ सकती, ये बड़े लोगों की पिक्चर बुक है। बियोल को ये सुनकर बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है। ऑफिस में यून देखता है कि जियोंगहुन उस पे नजर रखे और बार बार उसे ही बड़े गौर से देखा जा रहा है और वैसे जियोंगहुन उस ऑफिस का डायरेक्टर है। सो यून अनकंफर्टेबल होकर पूछने जाता है कि क्या आपको मुझसे कुछ बात करनी है। वो बोलता है कहना तो बहुत कुछ है पर अभी ये बताओ यार तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया है, उस दिन भी बड़े महक रहे थे। वो बोलता है ठीक है मैं बता दूंगा अगर आपको इतना पसंद आया है तो। रात के वक्त ऑफिस से जाते वक्त वो जीयून के बिखरे कैबिन को सवार कर चला जाता है। वहाँ जब वो सुयून के घर आता है देखता है बियोल कोरियन सीख रही है क्योंकि उसका ईगो हर्ट हो गया है। फिर सुयून खाना लगाती है और वो बियोल को जब बोला आता है खाना खाने के लिए तो वो बोलती है दिख नहीं रहा है हम पढ़ाई कर रहे हैं। वो इंसिस्ट करता है तो वो कहती है उतना ही करिए जितना आपसे कहा गया है। फिर दरवाजा बंद कर देती है। वो सोचता है ये डायलॉग तो सुना सुना लगता है, ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी ऑफिस में हूँ। जब जीयून ऑफिस में आती है और सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड दिखती है तो वो स्माइल करती है। आज पहली बार ऐसे माहौल में बिना स्ट्रेस लिए वो आराम से काम कर पाती है। अगले दिन ऑफिस में उस शेफ के बारे में बात होती है। स्टाफ बोलते हैं कि पूछताछ करने पे पता चला है कि उसका उसके असिस्टेंट के साथ कुछ चल रहा है। ऐसे सुनने को मिला है कि वो उसे बहुत ज्यादा फेवर करता है। जीयून कहती है अभी के लिए सिर्फ शेफ को ही हायर करते हैं, उनके साथ असिस्टेंट को हायर करने से ये रूमर्स और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और उनका करियर भी बर्बाद हो सकता है। जीयून कहता है पर हमने तो इनसे इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं ली। उनसे भी पूछते हैं क्या जो सब कह रहे हैं वो सच भी है या नहीं। दोनों से बात की जाती है। वो कहते हैं ये सब अफवाह है। शेफ बोलता है ऐसे कुछ नहीं है, सब उससे जलते हैं, बाकी तो मैंने उसकी काबिलियत पे उसे अपना असिस्टेंट बनाया है और उसे इन सब र्यूमर्स से फर्क नहीं पड़ता। वो उसे चाय पीते देखती है तो उसके हाथ कांप रहे होते हैं। दरवाजा खोलते वक्त भी उसके हाथ शेक हो रहे होते हैं। ऑफिस में शेफ की सीवी में 2 साल का गैप देखकर दोनों इस बारे में डिस्कस करते हैं। यून कहता है पता लगा है कि उनका न्यूरोलॉजिकल सर्जरी हुआ था उनके दाहिने रिस्ट का
और उसके बाद वो टीवी पे अपेयर नहीं हुए और उनके असिस्टेंट ने उसी टाइम पीरियड पे ज्वाइन किया था। अगले दिन जियून इस बारे में उस शेफ से बात करती है। वो कहता है हाँ सर्जरी हुई थी, पर कुछ सालों से मेरे हाथ में फिर से प्रॉब्लम हो रही है। इस बारे में सिर्फ मेरी असिस्टेंट को ही पता है और उसी पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। मैं ये बात किसी को पता नहीं चलने दे सकता। और उसे उसके क्लाइंट से भी ये बात छुपाने को कहता है, क्योंकि उसके साथ ऐसा सिर्फ कभी कभी होता है। फिर वो उसके असिस्टेंट की सीवी देखती है कि उसके स्किल्स बहुत सारे हैं। वहाँ यून को भी काम में लगा हुआ देखती है तो अपने और उसके लिए कॉफ़ी लेकर आती है। वो पूछता है तो अब क्या करें। वो बोलती है मैं क्लाइंट से ये सब छुपा नहीं सकती, सच तो बताना होगा। वो कहता है हमारे ऑफिस में भी ऐसी कई सारी रूमर्स सुनने को मिलते थे, हम उन्हें इग्नोर करते क्योंकि ज्यादातर रूमर्स बस झूठ होते हैं जिसे सच मान लिया जाता था, और मैंने देखा है इन झूठ से कितनों की जिंदगी खराब होते हुए। तो वो उसे पूछती है तो तुम्हारे ऑफिस में तुम्हें लेकर क्या रूमर्स थे। वो कहता है धोखेबाजी का। वो कहती है इसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ। वो सर हिलाता है। वो कहती है क्या हुआ, तुम्हें मैं क्या धोखेबाज लगती हूँ? अच्छा बताओ तुम्हें मैं कैसी इंसान लगती हूँ, विलन लगती हूँ क्या? वो कहता है हाँ, इसीलिए अब जाने की कोशिश कर रहा हूँ और इतना समझ आया कि आप अपने कैंडिडेट का बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखती है पर अपना नहीं। ये बात वो उसकी कटी हुई उंगली की तरफ इशारा करते हुए कहता है। फिर वो उसकी उंगली पे बैंडेड लगाता है। रात के वक्त उसको जब यून उसके घर छोड़ता है तो देखता है कि वो सो रही है। सो वो उसे उठाने के बजाय पूरा कोरिया का चक्कर लगा लेता है और फिर जब वापस उसके अपार्टमेंट लेकर आता है तो वो उठ जाती है। अगले दिन वो अपने क्लाइंट को शेफ के रिश्ते के बारे में बता देती है और ये भी कि उसके और असिस्टेंट के बीच में कुछ नहीं चल रहा है, वो सारे सिर्फ रूमर्स हैं। तब भी वो उन्हें हायर करने को तैयार थे पर उनके असिस्टेंट शेफ को नहीं, क्योंकि वो आग में घी नहीं डालना चाहते, इस रूमर्स को और ज्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहते। जब उस लड़की को पता चलता है तो वो शेफ से कहती है पर आपने कहा था अगर आपका हाथ का राज मैं राज रखूं तो मैं आपके साथ ही रहूंगी। आप जानते हैं मुझे अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अकेले कुछ कर पाऊं और इसीलिए मैंने ये रूमर्स को भी झेला। वो कहता है हाँ, और मैंने अपना वादा निभाया भी। अब आगे का रास्ता तुम अकेली तय कर लो। वो असिस्टेंट शेफ फिर यून के पास आती है कहने कि वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है पर मैं खुद कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो यून कहता है जो दूसरों पे डिपेंडेंट हो, जो खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पाए कि वो सब कुछ हैंडल कर सकता है, उसका कुछ नहीं हो सकता। आप अच्छी शेफ है इसलिए आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना चाहिए। अगले दिन बुक स्टोर में बियोल जियून का वेट कर रही होती है, ये दिखाने के लिए कि अब उसे कोरियन पढ़ना आ गया है। फिर जब वो वहाँ आती तो वो उसे पढ़कर भी सुनाती है। अगले दिन जब शेफ का इंटरव्यू होता है वहाँ वो लड़की भी आती है जो अब जियून की कैंडिडेट है और उसे प्रॉपर जॉब दिलाने की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो लड़की शेफ नहीं बल्कि फूड रिसर्चर का काम करना चाहती है। जियून उसे इनकरेज करती है और ये देखकर यून उसे कहता है मुझे लगातार आपका नया रूप देखने को मिल रहा है, जैसे आज आपका लोगों को कंसोल करने का रूप। वो उसे थैंक्स कहती है कि उसकी वजह से प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा। वो कहता है पर सारे फाइनल डिसीजंस आपके थे और उस असिस्टेंट को नई जॉब दिलाना और वो भी ऐसे अच्छे कंपनी में, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था आपसे। वो कहती है हर तरह की कंपनी होती है, कुछ पॉपुलर चेहरे ढूंढती है, कुछ को डिग्री से मतलब होता है और कुछ स्किल्स ढूंढते हैं। वो कहता है अब पता चला हेड हंटिंग असल में क्या होता है, ऐसी जगह लोगों के लिए ढूंढना जहाँ वो अपनी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल कर सके। ये तो बहुत कमाल का काम है। वो फिर कहता है हमें जल्दी चलना चाहिए, बारिश हो सकती है। वो आसमान की तरफ देखकर कहती है बारिश, पर आसमान तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। उतने में बारिश की बूंदें जमीन पर बरसने लगती है तो यून पिंक कलर का छाता खोलता है जिसमें किटी बना होता है। उसके छाते को देखकर वो हंसने लगती है। वो कहता है क्या करूं, यही था मेरे पास, और वो भी हंसता। फिर वो जियून को पास के कन्वीनियंट स्टोर ले जाता है क्योंकि बारिश बहुत तेज हो गई थी और उनकी कार काफी दूर पार्क थी। वहाँ कुछ जूस वगैरह ले रहा होता है। जियून को कुछ स्टूडेंट्स को नूडल खाते दिखता है तो वो उसके लिए भी स्पाइसी चीज नूडल्स बनाता है, जिस पे वो कहती है तुम तो गलत लाइन पे आ गए, तुम्हें तो फूड से रिलेटेड काम करनी चाहिए थी। तो वह कहता है खाना कंफर्ट देता है और जब पेट भरा होता है तो दिलो दिमाग भी सही से काम करता है। फिर वो जब अपने बाल बांधने के लिए हेयर ऊपर करती है तो वो उसे अपने पास से हेयर टाई देता है क्योंकि उसने फूड स्टॉल में उसके हेयर को टाई करते देखा था। नूडल्स खत्म होने के बाद वो उसे यही वेट करने को बोलता है और कार लेने चला जाता है बिना छाता लिए। तो फिर वो छाता लेकर बाहर आ जाती है। फिर वो लोग वहाँ से ऑफिस आते हैं जहाँ यून उसे आज की सारी मीटिंग्स का टाइम टेबल बता रहा होता है और वहाँ रखे एक इनविटेशन कार्ड को देखती है वो। तो वो कहता है ये हेड हंटिंग एसोसिएशन की जनरल एनुअल मीटिंग की इंफॉर्मेशन है, आप अगर जाना चाहेंगे तो मुझे शेड्यूल बता देना। वो बोलती है कि मैं नहीं जाती। फिर वो उसमें देखती है कि वो लोग एक हेड हंटर अकेडमी बनाने जा रहे हैं CEO ली यून हून के नाम पे।
वही सीईओ जिसने 5 साल पहले सुसाइड की थी। वो फिर इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है। साथ सीईओ का इंटरव्यू और फोटोशूट होने वाला है, तो वो उस फोटोशूट पे जाती है जहाँ हेजिन आती है। शूट खत्म होने के बाद वो जियून से पूछती है कि अचानक से तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो वो कहती है आप मिस्टर ली का नाम के बजाय अपने नाम पे आगे बढ़ो तो मैं भी पीछे हट जाऊंगी। तो वो कहती है क्यों अचानक से उसकी फिक्र हो रही है, इससे ये नहीं बदलने वाला कि तुम्हारी वजह से वो मरे हैं। वो कहती है आपको क्या लगता है मैं कुछ नहीं समझती। फिर वो यून के साथ वहाँ से जा रही होती है, तो वो उसे रोककर यून से कहती है इस वीकेंड की आपकी बॉस फ्री है। फिर वो जियून को बोलती है इस वीकेंड मिस्टर ली की फैमिली डिनर पे मिलने वाली है, क्योंकि उनकी बेटी अब मिडिल स्कूल जा रही है, क्यों ना तुम भी ज्वाइन करो उन्हें। ली की वाइफ जानना चाहती है कि तुम कैसी हो, और उसकी शक्ल देखकर वो उसके कान में कहती है देखो तुम्हारी शक्ल ही बता रही है कि तुम गिल्टी हो। वो फिर उसका मूड देखकर उसे वॉक पे चलने को कहता है। उसने तो उसके लिए स्नीकर्स भी तैयार कर रखा था। फिर वो दोनों खामोशी से 30 मिनट तक वॉक करते हैं। तो वो उससे कहती है क्या हुआ, तुमने मुझसे कुछ पूछा नहीं। आई एम श्योर कि तुम क्यूरियस होगे जानने के लिए कि मेरे और हेजिन के बीच में क्या हुआ है। वो बोलता है कभी कभी कुछ सवाल पूछने से दुख देते हैं, और उन्होंने जो भी कहा आपसे उस पे मैं ट्रस्ट क्यों करूं, उन्हीं चीज़ों पे मैं भरोसा करता हूं जिसे मैं अपनी आंखों से देखता हूं। फिर वो लोग जब आगे जाते हैं तो वहाँ बच्चों को बास्केटबॉल खेलता देखते हैं। यून जियोन से पूछता है कि आपको बास्केटबॉल खेलना आता है। फिर दोनों बच्चों के साथ बास्केटबॉल खेलते हैं। दोनों में नेक टू नेक कॉम्पिटिशन होता है। खेल खत्म होने के बाद यून बच्चों को जूस देता है। फिर जियून उससे कहती है क्या ये ओलंपिक चल रहा था, तुम थोड़ा खराब नहीं खेल सकते थे। वो बोलता है वो तो रूल के अगेंस्ट हो जाता ना, और वैसे आपको जीतना था क्या मैच। वो कहती है हाँ मुझे हारना पसंद नहीं है, मैं हर चीज में जीतना चाहती हूँ। तो वो बोलता है ठीक है अब से मैं आपको जीतने दूंगा। वहाँ जब यून ऑफिस आता है तो सीईओ से पूछती है सुना था वहाँ हेजिन भी आई थी, जियून कैसी है अब। फिर उसके पूछने पे वो उसे बताती है कि जियून करियर वे में काम करती थी और हेजिन उसकी मेंटर थी, पर करियर वे एक शेल कंपनी का विक्टिम था। उन्हें लगा कि वो कंपनी उनकी हेल्प कर रही थी, पर वो कंपनी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड कर रही थी। हेजिन को कहीं से खबर मिली थी कि ये कंपनी के अंदर का ही किसी का काम है, इसीलिए उसने इन्वेस्टिगेशन करवाया। पर सीईओ ने सबका जिम्मेदार खुद को माना और खुदकुशी कर ली, और वो मामला ठंडा हो गया और ये सुसाइड का मामला ने उसकी जगह ले ली, और सारे लोगों ने हेजिन को इसका जिम्मेदार माना और उसे ऑफिस से निकाल दिया गया। और हेजिन ने सब सही से हैंडल किया तो उसे सीईओ बना दिया गया। अगले दिन ऑफिस में 2 एम्प्लॉय में कैंडिडेट को लेकर मनमुटाव होने लगी थी। गोंग हुआ कहती है मैंने पहले इस कैंडिडेट को ढूंढा और इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली उसने मैंने जो ऑफर दिया उस पे राजी हुआ। वहाँ का मैनेजर बोलता है मुझे पता नहीं था इस बारे में, और अगर तुम्हारा ऑफर इतना अच्छा होता तो उसने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया होता आज जो मैंने सुबह में उसे दी थी। गोंग हुआ उसे इस कैंडिडेट को उसके लिए छोड़ने को कहती है। बाकी सारे लोग भी यही कहते हैं, पर वो नहीं चाहता है। दोनों में बहस होने लगती है। वहाँ जियून आकर उन्हें अपने कैबिन में बुलाती है और कहती है कि आप दोनों में से किसी को भी कैंडिडेट की नहीं पड़ी है, आप लोग कैंडिडेट पे छोड़ दे, वो क्या ऑफर लेना चाहता है। वो मैनेजर फिर डॉक्यूमेंट लेकर टेरेस पे चला जाता है, जहाँ उसके पीछे यून आता है। मैनेजर उसे कहता है देखो अगर वो मुझे बता देती कि वो इस कैंडिडेट पे काम कर रही है तो मैं आज सुबह उस कैंडिडेट को कॉल ही नहीं करता, और अब देखो सब गैंग अप करके मुझे ही पीछे हटने को बोल रहे हैं। मैं समझता हूँ उसने मेहनत की होगी, पर क्या मैंने नहीं की। ठीक है मुझे भी लगता है ग्योंगहुआ का ऑफर ही कैंडिडेट के लिए सही है, मैं उसे कॉल करके मना कर देता हूँ। वहाँ ग्योंगहुआ को भी लगता है कि उसने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया। यून उसे कॉफी देकर कहता है कि भले ही मैनेजर ऊपर से दिखाए कि वो सख्त है, पर अंदर से उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र है। अगले दिन मीटिंग में मैनेजर ने जो पोस्ट उस कैंडिडेट को ऑफर किया था अब वो खाली हो गया था, तो वो अब उसके लिए सूटेबल कैंडिडेट ढूंढ रहा था। तो जियून सबको मैनेजर की हेल्प करने को कहती है। मीटिंग रूम में भी दोनों को ऑकवर्ड देखकर यून जियून से कहता है, तो वो बोलती है हाँ तो क्या हुआ, मैं भी अपने एम्प्लॉय के साथ ऑकवर्ड फील करती हूँ, ऐसा तो काम की जगह पे होता ही है। वो पूछता है कि आपको मुझसे भी ऐसा फील होता है। वो कहती है हाँ क्यों, हम क्लोज है क्या। वो बोलता है अच्छा ठीक है, पर ये काफी बुरी बात है। फिर वो जियून के साथ लंच करता है। वहाँ वो अपने साथ जियून के लिए कुछ ब्रेड्स एटसेट्रा लेता है, जिसे देख वो पूछती है क्या ये सीईओ के लिए है, जिस पे वो कहता है हाँ। वो जब काम में बिजी रहती है तो कुछ खाती पीती नहीं है। कभी कभी लगता है बियोल पे जितना ध्यान देना पड़ता है उससे ज्यादा इन पे देना पड़ता है। फिर वो जियून को देखकर वहाँ से चला जाता है और उन्हें दूर से सू योन देखती है। ऑफिस में जब वो जियोंगहुन और सीईओ के साथ काम के सिलसिले में बैठा होता है तो उनसे ग्योंगहुआ और मैनेजर के बारे में बात करता है कि ये दोनों एक दूसरे से बात करना तो दूर एक दूसरे के साथ बैठकर खा भी नहीं रहे, जिस पे उन लोगों को एक आइडिया आता है
कि क्यों उन्हें एक वेलकम पार्टी रखे। वो तीनों जियोन के पास जाते हैं। सीईओ उसे कहती है, वैसे तो तुम्हारी वजह से ये वेलकम पार्टी कभी नहीं होती, पर यार अब तो ये चेंज करो। मिस्टर यून की कंपनी ज्वाइन करने की खुशी में एक वेलकम पार्टी तो होनी ही चाहिए। वो बोलती है, पर मैं अप्रूव नहीं करूंगी। तो तीनों मुंह बना लेते हैं। तो वो कहती है, अच्छा जो भी करना है करो, मैं नहीं आने वाली। तो यून कहता है, आप नहीं आएंगी। सीईओ जियोन से बोलती है, तुम्हें आना होगा, ओके, अब कैंसिल मत करना। वहाँ सुयून अपनी माँ के साथ मेमोरियल आती है और पता चलता है कि सियोजून उसका बेटा नहीं बल्कि उसकी मरी बहन और जीजू का बेटा है, जिसे वो माँ बनकर पाल रही है और उसे अपना बेटा ही समझती है। यहाँ जियोन जियोंगहुन के साथ उसके घर आई है उसके डैड से मिलने, जिन्होंने जियोन को एक मेंटर मीटिंग में देखा था और उसके कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी। और वहाँ वो उसका शुक्रिया अदा करते हैं उसके बेटे का अच्छे से ख्याल रखने के लिए, क्योंकि बेटे के बिहेवियर से लगता है कि वो अपने घर पे नहीं रहता और जियोन ही है जिसपे वो अपने बेटे को लेकर भरोसा कर सकते हैं। जाते वक्त जियोंगहुन उनसे पूछता है, क्या हुआ, तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो। वो कहता है कि आवा, मेरे डैड ने इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस मांग लिया क्या। वो कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। जिस पे वो बोलता है, अच्छा इसीलिए उस रोज काम के ओवरलोड से तुम बेहोश हो गई थी, इसीलिए ज्यादा काम मत करना, मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। वो कहती है, फिक्र, अब तुम बड़े हो गए हो, वैसे जब पहली बार तुम्हें देखा था तो तुम एक हाई स्कूलर थे। वो बोलता है, यार मुझे अब भी एक बच्चा मत समझना, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। देखो मैं तो और भी ज्यादा हैंडसम लगता हूँ अब। वो कहती है, ये हरकत कहीं और मत करना, अब चलो यहाँ से। ऑफिस में ग्राउंड फ्लोर पे जूस बेचने वाली जून को देखकर कहती है, आप ही हो सीईओ। यून आपके बारे में बहुत तारीफ किया करता है और उसे जूस देती है पीने के लिए। फिर कैबिन में जब वो यून के साथ मीटिंग की डिस्कशन करती है तो वो उसके मुड़े हुए कॉलर को सही करता है। वहाँ सारे स्टाफ्स वेलकम पार्टी के लिए एक्साइटेड है। वहाँ वो रात के टाइम अकेली बैठी ऑफिस में काम कर रही होती है और वहाँ सारे लोग वेलकम पार्टी कर रहे होते हैं। सारे लोग ग्योंगवा और मैनेजर किम का पैचअप कराने में लगे हुए हैं और लास्ट में मैनेजर की बेकार से जोक पे कोई नहीं हंसता सिवाय ग्योंगवा के। और इस तरह दोनों के बीच सारे मनमुटाव दूर हो जाते हैं। जियोन को फिर यून का मैसेज आता है कि पता है आप काम कर रही हो तो डिनर करना मत भूलना, और ये रहा एड्रेस हमारे पार्टी का, इन केस अगर आपको यहाँ आना हो तो हम सभी आपका वेट करेंगे। यून फिर सियोन को कॉल पे सॉरी कहता है कि शायद उसे आज आने में लेट हो जाएगी। वो कहती है, कोई नहीं, वैसे भी वेलकम पार्टी रोज रोज सॉरी होती है। वो बोलता है, आज ब्यूहल को तुम संभाल लो, अगली बार मैं दोनों को संभाल लूंगा। फिर वहाँ से वो जियोंगहुन को जाते हुए देखता है क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम आ गया। उतने में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को वहाँ से गुजरते देख उसका पास्ट ट्रिगर हो जाता है, जहाँ पे वो एक आग लगे हुए कमरे में होता है। आई थिंक इट इज रिलेटेड टू जियोन पास्ट, जिसमें उसके डैड एक आग लगी हुई बिल्डिंग में किसी को बचाने गए थे। उतने में वहाँ जियोन आ जाती है, जिसे देख सीईओ और बाकी सब खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जियोंगहुन ऑफिस जाता है जियोन के लिए डिनर लेकर, ये सोचकर कि वो अकेली ऑफिस में काम करती होगी, ये जाने बिना कि वो तो पार्टी के लिए निकल गई है। सब लोग एक कैरियोके आते हैं, गाना वाना गाते हैं। सीईओ सबसे कहती है, ये बहुत कम होता है जब यून हमारे साथ होती है, तो इसका फायदा उठाओ यार, आओ लाइन लगाकर अपनी सीईओ के साथ ड्रिंक करो। सो सारे लोग आते हैं और एक एक ग्लास करते करते वो बहुत सारे ग्लासेस पी लेती है। उसे ऐसे देखकर यून बाकी की उसकी ड्रिंक्स खुद पी लेता है। फिर जब मैनेजर उससे अपने क्लाइंट्स के बारे में बात कर रहा होता है तो उसका ध्यान सिर्फ जियोन पे होता है, जिसे सीईओ अपने साथ पकड़कर बेसुरा गाना गा रही है। पार्टी खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर को चले जाते हैं। यून जियोन को एक जगह बैठे रहने को कहता है और उसके लिए कैब बुलाने जाता है, लेकिन वो वहाँ से नशे की हालत में कहीं निकल जाती है। वापस आकर जब वो वहाँ उसे नहीं देखता है तो सीईओ से पूछता है, तो वो कहती है, अरे टेंशन मत लो, वो जरूर ऑफिस गई होगी। फिर वहाँ सीईओ का हस्बैंड आता है उसे पिकअप करने। फिर वो ऑफिस जाता है ये चेक करने कि वो सही सलामत वहाँ पहुंची है या नहीं। फिर वो उसे काउच पे सोता देख सोचता है, मुझे इन्हें घर ही ड्रॉप कर देनी चाहिए थी। फिर उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है और खुद भी काउच पे बैठे बैठे सोने लगता है, क्योंकि वो भी ड्रंक हो गया था। फिर जियोन उठती है और उसे गौर से देखती है। वो भी उठने लगता है आहिस्ता आहिस्ता और जियोन उसे करीब से देखती है और उसे हैंडसम कहती है। जियोन नशे की हालत में उसे गौर से देखकर उसे हैंडसम बोलती है और फिर उसके कंधे पे सो जाती है। अगली सुबह जब वो नींद से उठती है अपने आप को काउच पे पाती है और जब उसे पिछली रात के बारे में याद आता है तो उसे समझ नहीं आता वो सब सपना था या हकीकत में ऐसा हुआ। फिर जब वो सीईओ के साथ सोबर होने की ड्रिंक पीती है तब उससे पूछती है, क्या कल सब अपने अपने घर सही से चले गए थे और यून हो? तो वो कहती है, हाँ सब चले गए और यूनो तुम्हें ढूंढ रहा था और मैंने उसे कहा तुम जरूर ऑफिस गई होगी, तो उसे आराम से घर चले जाना चाहिए। तो उसे लगता है तब शायद सपना ही देखा होगा मैंने। ऑफिस में जब यून उसे मीटिंग्स की शेड्यूल के बारे में बता रहा होता है तब वो उसे पूछती है, क्या कल रात पार्टी के बाद वो ऑफिस आया था? उसे कुछ याद नहीं होता देख वो झूठ बोलता है कि वो नहीं आया था यहाँ। फिर जब वो वहाँ से निकलते वक्त किसी का कॉल रिसीव करता है तब वो नोटिस करती है कि उसके फोन के केस पे लगा हुआ स्टिकर गायब है।
मीटिंग रूम में क्लाइंट को लेकर एक मीटिंग चल रही होती है। उतने में उसका पेन नीचे गिर जाता है, जिसे वो और यून दोनों एक साथ उठाने जाते हैं। फिर से उसे वही मोमेंट याद आने लगता है। फिर वो चिल्लाने लगती है। यून जब उठता है तो उसके सर पे लग जाता है। सब जीवन को गौर से देखते हैं तो वो कहती है, अरे वो वहाँ एक कॉकरोच था। अपने कैबिन में बैठे वश कल की रात के बारे में सोचती रहती है और यून की ड्राइंग बनाती है। इवन उसे कॉफी पीते हुए भी देखती है। और जब दो एम्प्लॉय एक आइडल ग्रुप के मेंबर की पिक्चर देखकर कहती है, यार इसकी नाक कितनी शार्प है, तो वो यून को देखते हुए कहती है, हाँ सही कह रही हो तुम। तो वो एम्प्लॉय पूछती है, क्या आपको भी ये आइडल पसंद है? वो पकड़ी ना जाए तो कहती है, अरे ये हाँ, इसकी नाक सच में अच्छी है। फिर जब जीयून मीटिंग के लिए जा रही होती है, यून भी उसके पीछे आता है। वो कहती है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं, मीटिंग से मैं सीधे घर चली जाऊंगी। पर वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो उसे कुछ बोलने नहीं देती और दौड़ते दौड़ते उसे अवॉइड करते हुए भाग जाती है। वो बोलता है, पर आपने ये फाइल मांगी थी, इसका अब मैं क्या करूं? जीयून मीटिंग के बाद सीओ के हस्बैंड के बुक स्टोर आती है और एक बुक पढ़ती है। वहाँ बियोल आती है और दिखाती है कि वो एक बुक पढ़ रही है जिसमें एक स्नोमैन की टाउन में एक आइसक्रीम शॉप खुला है। जीयून उसे पूछती है, अच्छा तो तुम्हें आइसक्रीम पसंद है और कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है? तो वो कहती है, मिंट चॉकलेट। वो बोलती है, वाव ये तो मुझे भी पसंद है। बियोल उसे पूछती है, क्या उसने कभी मिंट चॉकलेट ब्रेड खाई है? जिस पे वो कहती है नहीं। तो वो उसे ब्रेड खिलाने पास के स्टोर ले जाती है। जीयून उसे कहती है कि ऐसे किसी के साथ भी कहीं भी नहीं जाना चाहिए। तो बियोल बोलती है, उसे पता है और वो उसे पसंद करती है, इसलिए वो उसके साथ यहाँ आई है, वो हर किसी के साथ नहीं आती। सीओ के हस्बैंड सीओ से बोलता है, बियोल कांगजी यून से बहुत घुल मिल गई है। कितना अच्छा होता अगर यून और जीयून का कुछ हो पाता। ऑफिस में एक क्लाइंट जिसकी कंपनी डीलक्स लाइन ब्रांडेड सामान ऑनलाइन सेल करता है, वो खुद चलकर आया था एक एम्प्लॉय की रिक्वेस्ट लेकर। उन्हें एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जिसे प्रोडक्ट की अच्छी जानकारी हो और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस हो इस फील्ड में। सो इसके लिए परफेक्ट कैंडिडेट ढूंढने की मकसद से वो लोग ग्वांगी की मदद लेते हैं, जिसे ऑनलाइन कंपनीज का काफी नॉलेज है क्योंकि वो ऑनलाइन ब्रांडेड सामान हमेशा लिया करता है। यहाँ जियोंगह्यून नूरी ड्रीम पब्लिशिंग, जहाँ पे सीयून काम करती है, वहाँ इन्वेस्टमेंट करने आता है। जाते वक्त सुयोन की पिक्चर बुक देखता है। उसे वो बुक अच्छा लगता है, जिसपे वहाँ के डायरेक्टर कहते हैं कि बुक तो काफी बढ़िया है पर ज्यादा सेल नहीं हो पा रहा है, इसके ऑथर भी बहुत अच्छी इंसान है। वहाँ उतने में सुयोन आती है, जिसे देख वो कहता है, अरे तुम तो वही हो ना जिसने मुझे बच्चे का बाप कहा था। फिर वो उसे पूछता है कि वो ऐसे इमेजिनेशन कहाँ से लाती है बुक लिखने के लिए। तो वो फन वे में कहती है, बस अपने बाल नोचती हूँ और आइडियाज बाहर आ जाते हैं। वो बोलता है, तब तो बहुत सारे आइडियाज और भी होंगे तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि अभी भी तुम्हारे सर में काफी बाल बचे हुए हैं। फिर वो उससे उसका ऑटोग्राफ मांगता है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि वो एक दिन जरूर एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनेगी। ऑफिस में ग्वांगी 3 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करता है और क्लाइंट के पसंदीदा कैंडिडेट के साथ मिलने जाता है। उसे क्लाइंट की ऑफर बताता है और अगली मीटिंग भी तय हो जाती है। पर ऐन वक्त पर करियर वे वाले उस कैंडिडेट को छीन लेते हैं, क्योंकि उस एम्प्लॉय ने हेजिन की मदद की थी, जिसे एपिसोड 1 में जीयून ने कंपनी से निकाल दिया था। तो वो उससे बदला लेना चाहता था और इसकी डांट ग्वांगी को पड़ रही थी कि कैंडिडेट के बारे में उसे अच्छे से इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए थी। देखना चाहिए था कि वो किसी दूसरी हेड हंटिंग कंपनी से तो टच में नहीं है ना। फिर वो अपने क्लाइंट से माफी मांगती है और उनसे वादा करती है कि इससे भी बढ़िया कैंडिडेट उन्हें ढूंढ कर देगी। ये जिम्मेदारी ग्वांगी पे थी, जल्द से जल्द अच्छे कैंडिडेट को ढूंढना। वो बहुत कोशिश करता है पर हर क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा था किसी से भी। लास्ट में यून अपने साथ उसे एक कन्वीनियंट स्टोर ले जाता है उसका मूड थोड़ा ठीक करने, और वहाँ एक मोटर कार के रिपेयर शॉप को देखकर उसे इनडायरेक्टली एक आइडिया देता है कि क्यों ना प्रोडक्ट के रिपेयर शॉप में उस कैंडिडेट को ढूंढा जाए। उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से प्रोडक्ट की जानकारी किसी को नहीं होती। तो वो ये आइडिया लेकर जीयून के पास जाता है उसकी रजामंदी लेने, और इस आइडिया पे वो उसे आगे काम करने को बोलती है। रात में जब वो अपने कैबिन के काउच पे बैठी होती है तो वहाँ वो स्टिकर देखती है और उसे फिर सब याद आने लगता है कि ये उसका सपना नहीं था, यून सच में उस रात यहाँ मौजूद था। तो बालकनी में खड़े यही सोचती है। वहाँ उतने में यून आता है तो वो उसे स्टिकर दिखाते हुए पूछती है कि उसने झूठ क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा कि जैसे कुछ पता नहीं, और ये भी कि उसे उस रात के बारे में कहाँ तक याद है। वो कहता है, कहाँ तक आप चाहती है मैं याद रखूं? वो बोलती है, भूल जाओ कि तुम उस रात ऑफिस आए थे। घर पे बियोल अपने डैड के मोबाइल केस पे स्टिकर ना देखकर उस पे दूसरा स्टिकर लगा देती है और यहाँ जीयून नींद की गोली खाकर सो जाती है। अगले दिन ग्वांगी को एक बढ़िया कैंडिडेट मिल जाता है जो गैरिम रिपेयर शॉप के लिए काम करता है, और उसे वो मार्केट का पता मिल जाता है जहाँ पे वो काम किया करता है। वो यून के साथ उस बड़े से मार्केट में उसे ढूंढने जाता है। मैप में भी देखता है, पूरा एरिया ढूंढ लेता है पर वो दुकान नहीं मिलता। लास्ट में थक कर वो दोनों झालमुड़ी खाते हैं। जहाँ एक औरत आती है वहाँ यून उसे गौर से देखता है।
उसके कपड़ों में लेदर चिपका हुआ था। बात करने से समझ आता है कि वो कुछ काम करती है क्राफ्टिंग का। तो वो दुकानदार से पूछता है कि ये क्या काम करती है। वो बताती है कि ये बैग रिपेयर करती है। फिर वो लोग उसके पीछे उसके दुकान तक जाते हैं। पता लगता है वो मार्केट के काफी अंदर था और वो जगह मैप में भी नहीं था, इसलिए उन्हें वो जगह नहीं मिल रहा था। वहाँ वो दोनों उसे पुराने बैग एकदम नए जैसा रिपेयर करता देखते हैं। उसकी दुकान के अंदर जाते हैं और तारीफ करते हैं और वहाँ गारिम रिपेयर शॉप के सामान देखते हैं और खुश हो जाते हैं। इस महिला का नाम जो योंग सुक है, जिन्होंने क्राफ्टिंग का काम 17 साल की उम्र से शुरू कर दिया था और उन्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। वो डैमेज प्रोडक्ट्स को एकदम ओरिजिनल जैसा रिपेयर कर देती है। वो लोग उन्हें ऑफर देते हैं उनके क्लाइंट के लिए काम करने का, पर वो झिझकती है क्योंकि वो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है और न ही उसके पास सर्टिफिकेट है। वो लोग कहते हैं कि वो उनके काम से बहुत ज्यादा इम्प्रेस है और उन्हें उनके एकेडमिक बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं। वो उनकी स्किल देकर उन्हें ये ऑफर दे रहे हैं और वो उन्हें इसके बारे में अच्छे से सोचकर बताने को कहते हैं। बियोल के स्कूल वाले पेरेंट्स को एक दिन का आराम देने के लिए उन्हें अपने साथ कैंप ले जा रहे हैं। तो जाते वक्त बियोल कहती है कि अब वो बड़ी हो रही है तो उसे उसकी ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए और जब वो उसके साथ नहीं होगी तो ऐसे टाइम वेस्ट ना करे, चाहे किसी के साथ डेटिंग पे। यून उससे पूछता है ये सब बड़ों जैसी बातें करना तुमने कहाँ से सीखा। वो कहती है अब मैं 7 साल की हो गई हूँ, इतना समझ में आता है। फिर वो और सियोजून और बियोल को बस तक छोड़ने जाते हैं। इस बात की खबर जब सियो को अपने हस्बैंड से होती है तो वो यून से कहती है आज तो तुम फ्री हो तो तुम क्यों ना मेरे घर आ जाओ टीम डिनर करने सबके साथ। वहाँ जब जियोंगहून आता है वो उसे भी कहती है, पर वो बोलता है तुम्हें तो खाना भी बनाना नहीं आता। वो कहती है तो क्या हुआ, मैं ऑर्डर कर दूंगी। यून कहता है कोई नहीं, आप सब मेरे घर आ जाओ। तो सियो जियोंगहून को बोलती है यून बहुत अच्छा कुक है, तुम जरूर से आना। वो कहता है और जियून, वो तो नहीं आएगी। सियो फिर जियून के पास जाती है, उसे शाम के टाइम यून के घर आने को कहती है। वो मना करती है तो सियो बोलती है ये बहुत खराब तरीका है किसी के इनविटेशन को ऐसे मना करना, चुपचाप बढ़िया मिठाई लेकर आ जाना। पर वो नहीं मानती। कुछ वक्त के बाद जब यून उसके कैबिन में योंग सियुक, जिन्होंने इस ऑफर को लेकर सोचा है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं तो यून उससे पूछता है आप आ रही हो ना, आना जरूर, आपके लिए मैं घर जैसा खाना बना कर रखूंगा। सारा काम खत्म करके जियून अपने घर चली जाती है। फिर उसे यून की बात याद आती है कि वो उसके लिए एकदम मस्त खाना बनाएगा, तो वो मिठाई का बॉक्स लेकर उसके घर चली जाती है। जब वहाँ वो किसी को नहीं दिखती तो यून कहता है कि सबने प्लान कैंसिल कर दिया, ग्रुप चैट में बताया गया था। फिर उसे याद आता है कि जियून तो ग्रुप चैट में है ही नहीं। जियून एम्बैरेस होकर वहाँ से ये कहकर वापस जाती है कि वो बस यहाँ से गुजर रही थी। तो वो उसे रोककर अंदर आने को कहता है और उसके लिए खाना बनाता है। दूसरी तरफ सुयुन की माँ उसे कहती है ऐसे यून का इंतजार मत करो, जल्दी से उसे कॉल करके कहीं डेट पे जाओ, देर ना करो, कहीं वो किसी और को अपने घर बुलाकर उसके लिए खाना बनाया तो तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ जियून उसके घर को देखती है जो सिर्फ खिलौनों से भरी हुई है। फिर वो उसके हाथ का बना खाना खाती है और उसे इतना टेस्टी लगता है कि सब चट कर जाती है। फिर वो उसे पूछती है उसे इतना अच्छा खाना बनाना कैसे आ गया। वो कहता है वो एलिमेंट्री स्कूल से ही अकेला रहता है तो उसे ये सब आ गया। उतने में उसे बियोल का कॉल आता है जो टीचर के मोबाइल से बात कर रही है। जियून कहती है ठीक है मैं चलती हूँ। तो वो कहता है आप बैठिए, मिठाई खाकर जाना, मैं बस बात कर लूँ। फिर वो अपने रूम में बैठे बियोल से बातें करता है और यहाँ जियून बैठे बैठे सो जाती है। जब बात खत्म करके आता है और उसे सोता हुआ देखता है तो उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है और अपने रूम में सोने चला जाता है। कुछ देर बाद उसे रोने की आवाज आती है जो कि जियून अपनी नींद में रो रही है वही सपना देख के और कह रही है कि मुझे छोड़ के मत जाओ। तो वो उसका हाथ पकड़कर वहीं सो जाता है। अगली सुबह उसकी नींद खुलती है और अपने आप को अभी भी यून के घर पे पाकर हड़बड़ा जाती है। उतने में यून भी टाइम देखता है कि बियोल अब आती होगी। सो अपनी बेटी के सामने एम्बैरेस नहीं होना चाहता तो वो उसे जल्दी से यहाँ से जाने को कहता है। वो दोनों जल्दी जल्दी एलिवेटर के अंदर जाते हैं। वो यून को ऐसे परेशान देखकर उसे कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कौन सा हमने कुछ किया है। उतने में एलिवेटर का दरवाजा खुलता है और सामने बियोल होती है। यून तो वैसे ही टेंस्ड है उसे देखकर, पर जियून भी यून को उसे डैड बोलता हुआ देख अपना मुंह छुपाती है और एलिवेटर से बाहर आ जाती है। बियोल कहती है वो आंटी जानी पहचानी लग रही थी। फिर वो अपने डैड की तरफ मुंह करके पूछती है क्या वो उससे कुछ झूठ बोल रहे हैं, तो उसे हिचके आने लगती है। सियोन कहती है ये तो पक्का झूठ बोल रहा है। घर पहुंचकर वो उससे पूछती है क्या वो देर से सोया क्योंकि वो बियोल को लेने नहीं आया। तो वो कहता है नहीं तो। फिर वो सोफे पर ब्लैंकेट देकर पूछती है क्या तुम सोफे पर सोए थे। तो वो बोलता है नहीं, वो बस मैं क्लीनिंग कर रहा था, रखना भूल गया। यून जियून को मैसेज करने का सोचता है, ये पूछने के वो घर सही से पहुंची कि और सॉरी बोलने भी कि उसे उसने वहाँ से जल्दबाजी में भगा दिया, पर वो मैसेज नहीं कर पाता। ऑफिस में जियून उसे अपनी नाराजगी जाहिर करती है कि उसे अच्छा नहीं लगा उसे ऐसे भगाया गया। वो उसे सॉरी कहता है और पूछता है कि वो सेफली घर पहुंची थी।
तो वो बोलती है हाँ तभी तो मैं काम पर आई हूँ। वैसे बहुत जल्द पूछ लिया तुमने। यहाँ मिस जोयोंग अपने दुकान में रिपेयरिंग का काम कर रही होती है और वहाँ उसकी बेटी आकर उसके हाथ को सिलाई करने से कटा और बैंडेड में लिपटा देख उसे काम छोड़ देने को कहती है, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता उसकी माँ दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हैं। पर वो सच में ये काम करना चाहती है तो वो पीपल्स जाती है, कहने के वो ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। सीओ और जियून एक रेस्टोरेंट खाना खाने आती है और दोनों बहुत खुश हैं मिस जो के फैसले से। जियून उसे गुस्सा करती है एन वक्त पे उसके प्लान कैंसिल करने के लिए। वो बोलते हैं हाँ यार जरूरी काम आ गया था, पर अच्छा है ना तुमने तो यून के खाने का मजा उठाया। जून उसे पूछती है कि बुक स्टोर वाली बियोल ही यून की बेटी है ना। वो कहती है हाँ मेरे हस्बैंड बोल रहे थे तुम उसके साथ बहुत घुल मिल गई हो, बहुत प्यारी बच्ची है, यून ने अकेली उसे बहुत अच्छे से पाला है। फिर वो बताती है कि उसकी एक्स वाइफ और वो कॉलेज के मशहूर कपल थे और ग्रेजुएशन के बाद ही दोनों ने शादी कर ली। सबको लगा इनकी शादी लंबी चलेगी, पर बियोल के 1 साल होने से पहले ही दोनों का डिवोर्स हो गया। और पेरेंटल लीव की बात की जाए तो उसने अपनी बेटी के लिए अपने करियर को 1 साल के लिए होल्ड कर लिया। यून बहुत अच्छा डैड है। घर पे यून अपनी बेटी के हाथ पे नेल पॉलिश लगाते हुए पूछता है कि ये क्यों लगवा रही है, तो वो बोलती है कि उसे ये नेल पॉलिश बुक स्टोर वाली आंटी को दिखाना है, वो बहुत अच्छी है। और यून से कहती है कि वो उस आंटी से नेक्स्ट टाइम मिलवाएगी। फिर वो यून के भी नेल पे नेल पेंट लगा देती है। अगले दिन जब जियून मिस जो योंग सू की रिकमेंडेशन लेकर अपने क्लाइंट के पास जाती है तो वो उसके रेज्यूमे को देखकर खुश नहीं होता। तो वो कहती है कि वो उसकी स्किल्स की वजह से उन्हें रिकमेंड कर रही है। उतने में क्लाइंट की असिस्टेंट उसके पास एक बुरी न्यूज़ लेकर आती है कि ऑनलाइन एक आर्टिकल छपा है कि उनका बैग ऑथेंटिक नहीं है। लग्जरी सेलर वालों ने उनके बैग की ओरिजिनलिटी पे उंगली उठाई है। वही सेलर जिन्होंने उनके कैंडिडेट को छीना था। वो जियून से कहते हैं कि मिस जो के बारे में बाद में बात करता हूँ। फिर अपने असिस्टेंट से पूछता है कि आखिर किस हिसाब से बैग को फेक बोला जा रहा है। वो कहती है लोगों का बीच का स्पेस ओरिजिनल से डिफरेंट है। तो वो उसे उस कस्टमर से बात करने को बोलता है। वहाँ बाहर यून भी उन्हें ऐसे परेशान देखकर आर्टिकल देखता है। मिस जो भी देखती है और कहती है कि ये तो असली है। जियून वहाँ आकर कहती है कि आप श्योर है? तो वो बोलती है एक बार छूकर देख लूं तो कंफर्म बता सकती हूँ। फिर उस बैग को लाया जाता है। वो चेक करती है स्टिचिंग से लेकर लेदर की क्वालिटी सब कुछ और बोलती है कि ये असली है। तो क्लाइंट की असिस्टेंट बोलती है काउंटर आर्टिकल पब्लिश करने को, पर उसे मिस जॉब पे ट्रस्ट नहीं है कि वो जो भी बोल रही है वो सही है। तो जियून कहती है तो आपका कहने का मतलब है कि ये फेक है? वो ट्रिगर हो जाता है, बोलता है कि हमारी कंपनी में फेक चीजें नहीं सेल की जाती है। तो जियून कहती है फिर प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी मुझे मिस योंगसूक पे पूरा भरोसा है। तो वो आर्टिकल छपाकर बैग को ऑथेंटिकेशन टेस्टिंग के लिए भिजवा देता है। किंडरगार्टन में सियोजुन किसी बच्चे को मारता है तो उसकी पेरेंट को बुलाया जाता है। तो उसकी नानी आती है। उसकी नानी प्रिंसिपल से कहती है कि सियोजुन बहुत अच्छा बच्चा है और मुझे भी नहीं समझ आ रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। तो प्रिंसिपल कहती है मुझे लगता है उस बच्चे ने सियोजुन को टीज किया है। मैंने उसे पूछने की बहुत कोशिश की पर वो बता नहीं रहा। उसकी नानी उससे पूछती है तो वो बियोल की तरफ देखता है। तो वो बियोल से कहती है कि मैं सियोजुन से अकेले में बात कर सकती हूँ। वो कहती है हाँ ठीक है, वैसे भी मैं बुक स्टोर जा रही हूँ। तो उसे बुक स्टोर के दरवाजे तक छोड़कर सियोजुन से अकेले बात करने एक रेस्टोरेंट चली जाती है। पूछने पे मालूम होता है कि उस बच्चे ने सियोजुन और बियोल को चिढ़ाया था। बियोल की माँ ने उसको लेकर और सियोजुन के डैड को लेकर, और बियोल ये सुनकर उदास हो गई थी इसलिए उसने उस बच्चे को मारा। यहाँ जब जियून बुक स्टोर आती है तो बियोल को स्टोर के बाहर एक बिल्ली के बच्चे को देखते हुए देखती है। वो जियून से कहती ये यहाँ बहुत देर से अकेला है। तो जियून कहती है तब चलो इसकी माँ को ढूंढते हैं। तो वो बोलती है क्या पता उसकी माँ ने भी उसे छोड़ दिया। तो जियून बोलती है तो फिर इसके डैड को ढूंढे, हो सकता है इसके डैड ढूंढ रहे हो इसे। फिर वो अपने बारे में बताती है कि उसकी माँ बहुत कम उम्र में मर गई और उसके फैमिली में बस उसके डैड ही थे। तो बियोल उसे पूछती है तो क्या उसे बाकी बच्चे चिढ़ाते नहीं थे? तो वो बोलती है हाँ चिढ़ाते थे, तो मैं उन बच्चों के साथ नहीं रहा करती थी। और वैसे भी माँ और बाप दोनों का होने का मतलब ये नहीं है कि हमें डबल प्यार मिले, किसी एक का भी प्यार मिले तो वही काफी होता है। फिर वो बिल्ली का बच्चा वहाँ से भागने लगता है तो बियोल भी उसके पीछे चली जाती है। सियोजुन की नानी जब बुक स्टोर आती है तो सियो के हस्बैंड कहते हैं कि बियोल तो आज आई ही नहीं। तो परेशान हो जाती है। यून को कॉल लगाती है पर वो स्टाफ्स के साथ बात कर रहा होता है बैग के मामले को लेकर और फोन उसके डेस्क पे रखा होता है। जब वो किसी को कॉल लगाने मोबाइल खोलता है तो सियोन की माँ का मिस्ड कॉल देखता है तो बैक कॉल करने ही जाता है। उतने में सियोन को कॉल आ जाता है जो उसे बताती है कि बियोल मिल नहीं रही है। तो वो भागते हुए बुक स्टोर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में जियोन को कॉल आ जाता है। वो बताती है कि बियोल उसके साथ है। उसे बाईसाइकिल से थोड़ी चोट लगी है तो वो उसे हॉस्पिटल लेकर आई है। बियोल बताती है कि वो बिल्ली को बचाने गई थी तो उसे साइकिल से लग गई, पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वो ठीक है। वो जियून से पूछता है कि वो बियोल के साथ क्या कर रही थी। तो बियोल बताती है कि ये वही बुक स्टोर वाली आंटी है। यून उसे बियोल को यहाँ लाने के लिए थैंक्स बोलता है।
और जियोन उसे आज छुट्टी लेकर अपनी बेटी के साथ रहने को कहती है। यहाँ जब जियोंगहुन सीओ को जियोन से बात करते सुनता है कि वो यून के साथ हॉस्पिटल में थी तो वो जेलस होता है और समझ नहीं आता वो किसे ब्लेम करे, सीओ को जो यून को इस ऑफिस में लाई या फिर उस ऊपर वाले को। यहाँ सुयून सियोजुन को सुला देती है, हॉस्पिटल के लिए निकलती है तो उसकी माँ उसे सियोजुन को सब कुछ सच बताने को कहती है क्योंकि अब वो समझदार हो रहा है। तो वो बोलती है कि वो इसके बारे में सोचेगी। वहाँ हॉस्पिटल में यून मायूस बैठा होता है, उस बारे में सोचता है जो सियोन ने उसे बताया था कि सियोजुन और बियोल के माँ बाप को लेकर स्कूल में उन्हें चढ़ाया गया है। वहाँ वो जियोन को देखता है जो उसे कुछ खाने को देती है क्योंकि उसे पता था वो खाए पिएगा नहीं। वो उसे मायूस देखकर उसे पूछती है तो वह कहता है कि वैसे तो वो बियोल को हर खुशी देने की कोशिश करता है पर कभी कभी जब उसके माँ को लेकर बात होती है तो वो कुछ कर नहीं पाता है। तो बोलती है कि बियोल को पता है कि वो उसके लिए एफर्ट्स लगाता है तो उसे ऐसे ही उसके साथ रहना चाहिए बिना कुछ सोचे। उतने में वहाँ सुयून आती है और यून की सीईओ को देखती है। यून दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराता है, फिर जियोन वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में सब परेशान है ये देखकर कि ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर भी डीलक्स के बैग को लेकर बातें कर रहे हैं और सबका कहना है कि वो बैग फेक है। तो जियोन यून के साथ मिस जो के दुकान जाती है। वहाँ वो किसी काम से बाहर गई होती है तो वहाँ उनकी बेटी से बात होती है। ये आर्टिकल देखकर उसकी बेटी को बहुत फिक्र होती है कि अगर बैग सच में फेक निकला तो क्या उसकी माँ को कुछ प्रॉब्लम आएगा। तो वो लोग कहते हैं नहीं, बस उनका जॉब ऑफर कैंसिल हो जाएगा। फिर वो पूछती है अगर वो काम करना ना चाहे तो। जियोन बोलती है ये उनके ऊपर है। वो फिर पूछती है क्या उन्हें उनकी माँ के जजमेंट पे भरोसा है। तो जियोन उसे कहती है तुम बताओ, तुम तो उनकी बेटी हो। तो वो बता देती है कि उसने अपनी माँ को कुछ दिन पहले काम छोड़ने को कहा था। यून कहता है तुमने उनसे पूछा क्या वो काम करना चाहती है या नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें कहा था कि उन्हें अपना काम बहुत अच्छा लगता है। वहाँ उसकी माँ आती और दोनों से कहती है कि वो काम नहीं करना चाहती, वैसे भी बाकी लोग और उसके क्लाइंट को उस पर यकीन नहीं है। तो उसकी बेटी कहती है मुझे यकीन है, मेरी माँ ने अगर कहा है कि बैग असली है तो वह असली है और अगर वो काम करना चाहती है तो मैं उन्हें नहीं रोकूंगी। यहाँ टेस्टिंग का रिजल्ट आ जाता और बैग ऑथेंटिक निकलता है। वो क्लाइंट मिस जो से इम्प्रेस होता है और इन्हें जॉब पे रख लेता है। यहाँ न्यूज में क्लैरिफाई किया जाता है कि ड्यूलक्स वाले लोगों की अरेंजमेंट हर साल चेंज करते रहते हैं और उनके प्रोडक्ट्स ओरिजिनल है। ये खबर सुनकर हेजिन उस एम्प्लॉय को डांटती है क्योंकि उसी ने लग्जरी सेलर के साथ मिलकर ये सब किया था और ये काम भी वो सही से नहीं कर पाया। तो वो उसे एक आखिरी मौका देती है पीपल्स को बर्बाद करने का। फिर दिखाया जाता है कि हेजिन जियोंगहुन के डैड जो जियोन के इन्वेस्टर रह चुके हैं और अब वो करियर वे के भी इन्वेस्टर हैं और वो इन सब के मास्टरमाइंड है। पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं अब तक पता नहीं चला। यहाँ मिस जो जियोन और यून दोनों को थैंक्स बोलती है और जियोन को अपनी बनाई पर्स देती है और यून को एक पियानो परफॉर्मेंस की टिकट जो उनकी बेटी ऑर्गेनाइज कर रही है। यून जियोन को परफॉर्मेंस देखने उनके साथ चलने को कहता है क्योंकि 2 टिकट्स हैं और इसे कहता है कि वो बहुत खुश है कि उन्होंने मिस जो पे भरोसा करके पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर ले ली, जिसपे वो कहती है कि वो बिना प्लान किए कुछ नहीं करती। उसने जियोंगहुन को डिफरेंट जगह टेस्टिंग करने दिया था तो उसे पता था कि वो बैग असली है। फिर वो जाते वक्त दूसरे की कार में बैठने लगती है जिसपे यून उसे कहता है कि आपके कार में एक स्टिकर लगाना होगा, बियोल के पास बहुत है, मैं एक लगा दूं क्या। वो कहते हैं मैं बच्ची हूँ क्या। तो वो सजेस्ट करता है कि उन्हें बड़े बड़े वर्ड्स में लिख दूं कि ये कांग जियोन की कार है। उन दोनों के ऐसे बात करते देख जियोंगहुन जेलस होता है और यून से पूछता है क्या तुम्हें जियोन परेशान कर रही है तो मुझे बताना, और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, जिसे देखकर यून जेलस होता है। तो वो उसका हाथ अपने कंधे से हटा देती है। जियोंग कहता है उसने आर्टिकल पढ़ा है। यून कहता है हाँ, इन्हें मिस जो पे पूरा यकीन था, जिस पे वो कहती है कि उसे यकीन नहीं था। वो बोलता है अगर आपको टेस्टिंग का रिजल्ट पता भी नहीं होता तब भी आप यकीन करती। ये सब देख जियोन से एलिवेटर में पूछता है कि यून उसके लिए क्या है। तो वो कहती है क्या मतलब क्या है, वो मेरा सेक्रेटरी है। रात में जियोन को नींद नहीं आ रही होती है और उसके स्लीपिंग पिल्स भी खत्म हो चुके थे। तो वो सोचती है पिछली बार यून के सोफे में बिना परेशानी के कैसे सो गई मैं। तो उसे लगता है कि ये उसके सोफे की वजह से है। तो वो यून को बिना सोचे कॉल लगा देती है, फिर कट कर देती है। उसका कॉल बैक आता है तो वो नाटक करती है कि वो सो रही थी, उसने गलती से उसको कॉल लगा दिया। तो वो कहता है ठीक है मैं रखता हूँ। तो वो उठकर उससे उसके सोफे के बारे में पूछती है। वो बोलता है ठीक है मैं आपको बता दूंगा। तो फिर वो कहती है अब बताओ तुम्हारी वजह से मेरी नींद खुल गई। तो वो कहता है कोई नहीं, गर्म दूध पी लीजिए नींद आ जाएगी। वो कहती है हर किसी के पास दूध अवेलेबल नहीं होता है। तो वो उसे कहता है तो अब मैं बुक पढ़कर सुनाऊं। बियोल हमेशा सो जाती है जब भी मैं उसे स्टोरी पढ़कर सुनाता हूँ। तो वो उसे डांटते हुए कहती है कि वो उसे बच्ची नजर आ रही है क्या। फिर वो बोलती है मैं देख लूंगी और कॉल कट कर देती है। अगले दिन अच्छा ड्रेस पहनकर वो ऑफिस आती है उसके साथ परफॉर्मेंस देखने जाने के लिए। तो पता लगता है कि यून किसी काम से जियोंगहुन के साथ एक क्लाइंट के रिकंस्ट्रक्शन के काम पे जाने वाला है। तो आज उसे ऑफिस आने में जरा देर हो जाएगी।
फिर जब वो अपने कैबिन में जाती है, वहाँ वो टिकट्स देखती है जो यून ने रखी थी और उसे उसका मैसेज आता है कि वो परफॉर्मेंस के टाइम आ जाएगा। वो भी जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके वहाँ कॉफ़ी लेकर जाती है और कुछ टाइम बाद वहाँ यून आता है, जिसे देख उसे सब कुछ स्लो मोशन में दिखने लगता है।